अध्याय 610 नौवां स्तर। लाश का पूर्वज धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी छाती पर 20 सेमी लंबा और 3 सेमी गहरा घाव था और यह उसके कंकाल के आकार से बहुत स्पष्ट लग रहा था। डिंग शाओयाओ और दूसरी लड़कियों की पुतलियां यह दृश्य देखकर हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। वह आदमी वास्तव में लाश पूर्वज की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम था। सिर्फ एक हमले से लाश पूर्वज का भौतिक शरीर एक अर्धसंध क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है। यह आदमी किस तरह का राक्षस है, कितना तेज और मजबूत। जियाओ युशी ने अपनी कृपाण की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने भी कृपाण का प्रशिक्षण लिया था। हालांकि वह उस आदमी के हमले को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई थी, लेकिन वह इसे महसूस करने में सक्षम थी। यह कहा जा सकता है कि उस आदमी की गति उसने अब तक देखी सबसे तेज थी, और यहां तक कि यांग ये और एन नानजिंग भी हमले की गति के मामले में उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। कितनी तेजी से, एक पल में 1000 वार। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे 7वें दर्जे के एक साल्ट रियल प्रोफोटर ऐसा कुछ कर पाएंगे। कॉपस एंसेस्टर की आवाज पहली बार गंभीर थी। इससे पहले याओ ये ने वास्तव में अपनी कृपाण का एक भी वार नहीं किया था, और उसने तुरंत इसे 1000 बार घुमाया था। यह 1000 हमले थे जो एक साथ ओवरलैप किए गए थे और उनकी सुरक्षा को तोड़ दिया था। यहां तक कुछ मोनाक रियल विशेषज्ञ भी ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं थे। मैं हमेशा से किसी व्यक्ति या जानवर को टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहता था। दुर्भाग्य से मुझे कभी ऐसा अस्तित्व देखने को नहीं मिला, क्योंकि वे सभी मेरे हमलों को सहन करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन जब मैंने आज तुम्हें देखा तो मुझे पता था कि मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाऊंगा। याओ ये ने लाश पूर्वज की ओर एक कदम बढ़ाया और उसी समय सफेद रोशनी की एक किरण चमक उठी। लगभग उसी क्षण लाश पूर्वज की आंखों से लपटों की 2 गेंदें निकली और फिर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। सभी दर्शक आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि लपटों की वे 2 गेंदें अचानक 2 भागों में विभाजित हो गईं और फिर टक्कर की आवाज गूंज उठी, क्योंकि लाश पूर्वज फिर से उड़ गया। याओ ये ने एक और कदम उठाया जब लाश पूर्वज अभी खड़ा हुआ था, और फिर लाश पूर्वज फिर से उड़ गया। ठीक इसी तरह लाश पूर्वज बार बार उड़कर उड़ जाने से पहले बार बार खड़ा हुआ। लुओ जुन और अन्य लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि इस क्षण तक भी वे अभी भी याओ ये की कृपाण क्यूई पर नजर नहीं डाल पाए थे। लाश का पूर्वज उन्हें देख सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि वह उससे बिल्कुल भी नहीं बच सकता था, क्योंकि वह बहुत तेज था, सचमुच बहुत तेज। वह इतना तेज था कि वह भी समय रहते उनसे बच नहीं सकता था। तो शहर के बाहर लाश पूर्वज को धीरे धीरे काटा जा रहा था। डॉट डॉट डॉट। स्वर्गीय बिजली पूल के 8वें स्तर पर यांग ये के सिर पर न केवल 2 ड्रैगन सींग थे, बल्कि उसके हाथ वास्तव में सुनहरे ड्रैगन पंजों की एक जोड़ी में बदल गए थे। उसके शरीर के अंदर का लाल तरल पदार्थ और यांग ये का अपना खून उसके शरीर के अंदर गतिरोध में आ गया था, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी तरह का समझौता कर लिया है। वे दोनों यांग ये के शरीर के अंदर रह रहे थे, फिर भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे। वे क्रमशः उसके शरीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर रहे थे और सामंजस्य में बने हुए थे। इससे यांग ये को राहत की एक बड़ी सांस लेने का मौका मिला, क्योंकि उनका शरीर उनकी लड़ाई के अलावा फटने के कगार पर था। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, और जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, उनकी आंखों में सुनहरी रोशनी की एक किरण चमक उठी। यांग ये ने इस समय कुछ नोटिस किया और उसने अपना सिर नीचे करके देखा, लेकिन वह वहीं पर दंग रह गया। क्या बकवास है, यांग ये की आवाज में घबराहट की झलक थी। आखिरकार जबकि वह ड्रैगन जाति की रक्षात्मक क्षमता से ईर्ष्या करता है, वह आधा आदमी आधा ड्रैगन राक्षस नहीं बनना चाहता था। भले ही उसे कवर करने वाला स्केल कवच बहुत अच्छा लग रहा था, वह वास्तव में राक्षस नहीं बनना चाहता था, क्योंकि अगर वह ऐसा ही दिखता रहा तो उसके और बच्चे कैसे होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कुछ समय तक घबराहट की स्थिति में रहने के बाद यांग ये ने खुद को शांत करने के लिए कड़ी मेहनत की और इन तराजू को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वह वास्तव में उन्हें नियंत्रित कर सकता है, और इससे उसे बहुत खुशी हुई और प्रक्रिया में तेजी आई। स्वूश स्वूश। जैसे ही यांग ये ने उन्हें नियंत्रित किया, उसके शरीर को ढकने वाले शल्क उसकी त्वचा के नीचे सिकुड़ गए और फिर वे फिर से उसकी त्वचा के नीचे से उगाए। यह पहली बार की तरह दर्दनाक नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी त्वचा शल्कों के साथ एक हो गई थी। अभी मेरी शारीरिक सुरक्षा कितनी मजबूत है, ऐसा विचार उसके दिमाग में तब आया था जब यांग ये ने अपनी त्वचा के नीचे से ड्रैगन स्केल्स को बाहर निकाला, और फिर उसने लकड़ी की तलवार को वापस खींच लिया और अपने स्केल्स पर वार करने से पहले उसे 8वें स्तर की तलवार की मंशा से बढ़ाया। टक्कर के बिंदु से चमकदार चिंगारियां निकली, लेकिन स्केल कवच पर एक भी निशान नहीं बचा। यांग ये ने तलवार की मंशा को 9वें स्तर तक सुधारने में संकोच नहीं किया, और फिर उसने इसे एक बार फिर से घुमाया। फिर से चिंगारियां फूटी, लेकिन फिर से स्केल कवच पर एक भी निशान नहीं बचा। यांग ये इस खोज से खुश था। उसने अपनी तलवार की मंशा को 10वें स्तर तक बढ़ा दिया।
इस बार स्केल कवच पर कुछ महीन निशान दिखाई दिए थे, लेकिन वे निशान बस एक पल के लिए दिखाई दिए थे और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। आत्मचिकित्सा क्षमताएं। यांग ये इस दृश्य को देखकर खुद को हंसी से नहीं रोक पाया। उसे यकीन था कि उसकी वर्तमान रक्षात्मक क्षमता लाश पूर्वज से बिल्कुल भी कम नहीं थी, और यह और भी अधिक मजबूत हो सकती है। इसके अलावा दिव्य ड्रैगन कवच बिल्कुल भी आशीर्वाद या उपहार नहीं था, और यह ड्रैगन पूर्वज के खून की विरासत थी। यांग यी का अनुमान था कि जो रक्त जैसा लाल तरल पदार्थ उसके शरीर में गया था, वह ड्रैगन पूर्वज का रक्तसार था, और इसे पीने के बाद उसने उसे ड्रैगन में बदल दिया था। यहाँ तक यांग ये भी इस पर विश्वास नहीं कर सका जब उसने इसके बारे में सोचा। मुझे भूख लगी है। अचानक लेई लिन यांग ये के सामने प्रकट हुई और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कुछ स्पिरिट फल उसकी ओर बढ़ाए, और उसने तुरंत एक शानदार मुस्कान बिखेरी और जल्दी से उन्हें निगल लिया। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, लेई लिन, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? छोटी लड़की की ताकत बहुत रहस्यमय थी, और यांग ये को लगा कि वह बिल्कुल भी इंसान नहीं थी। बेशक उसे अपने साथ ले जाने का मुख्य कारण यह था कि उसे उस पर वास्तव में दया आ रही थी, क्योंकि वह यहाँ अकेली रह रही थी। आखिरकार वह यहाँ कुछ हजारों सालों से थी, वह तलवार आत्मा जैसी ही स्थिति में थी। लेई लिन ने पलकें झपकाईं और ऐसा लगा कि वह सहमति में सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ याद आ गया और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक बदमाश है, वह बाहर आ जाएगा। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने कहा, आप कह रहे हैं कि कोई वहाँ नीचे है? लेई लिन ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत ही भयानक खलनायक है। यहाँ तक दादाजी लोंग भी उसे नहीं मार सकते। दादाजी लोंग, ड्रैगन पूर्वज। यांग ये की अभिव्यक्ति तब बहुत बदल गई जब उसने इस बिंदु तक सोचा। यहाँ तक ड्रैगन पूर्वज भी वास्तव में उसे मारने में असमर्थ था। वास्तव में नीचे कौन है? एक लंबे मौन के बाद यांग ये ने नीचे जाकर देखने का इरादा त्याग दिया। वह मौत को दावत नहीं देना चाहता था। आखिरकार ड्रैगन पूर्वज भी उस आदमी को मारने में सक्षम नहीं था, इसलिए भले ही वह आदमी सीलबंद था, वह निश्चित रूप से ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसके खिलाफ वह जा सकता था। यांग ये ने लेई लिन को देखा और कहा, आप कह रहे हैं कि अगर आप चले गए तो वह भाग जाएगा? लेई लिन ने बहुत देर तक पलकें झपकाईं, और फिर उसे लगा कि आखिरकार उसे यांग ये का मतलब समझ आ गया है, और उसने कहा, बिजली का गठन। मैं इसके मूल के रूप में यहाँ हूँ। यांग ये को अब थोड़ी समझ आ गई थी। लेई लिन बिल्कुल तलवार आत्मा की तलवार की तरह थी। वह किसी तरह की भयानक चीज को दबा रही थी, और स्वर्गीय बिजली पूल बिल्कुल भी साधना की जगह नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी बिजली संरचना थी, और लेई लिन इसका केंद्र थी। यांग ये ने हल्की सी आह भरी और लेई लिन के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम रुकना चाहते हो? उसने तेजी से अपना सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, और मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। मत जाओ, मत जाओ। ठीक है। बोलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की आस्तीन पकड़ ली और उसे विनती भरी नजरों से देखा। यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, अगर तुम यहाँ रहोगी तो क्या वह कभी बाहर नहीं आएगा? हालांकि वह वास्तव में लेई लिन को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह मौत को दावत नहीं देना चाहता था। आखिर कौन जानता था कि लेई लिन के चले जाने के बाद नीचे से क्या निकलेगा? अगर वह सेंट रियल्म विशेषज्ञ होता जो संरचना के भीतर से निकलता तो वह वास्तव में मुश्किल में पड़ जाता। लेई लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लग रहा है कि वह बाहर आने वाला है। यांग ये चौंक गया। उसने पूछा, क्यों? लेई लिन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बहुत देर तक इस बारे में सोचा, फिर उसने कहा, कुछ समय पहले यहाँ एक बहुत ही भयानक शक्ति प्रकट हुई थी, और फिर संरचना में कई दरारें दिखाई दी। इसके अलावा हमारे नीचे वाले व्यक्ति ने बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली। वह जल्द ही बाहर आने वाला है। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे क्योंकि उसे पता था कि यह क्या था। शायद यह मुहानशान का प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में आगमन था। तो मैं अपराधी था। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लेई लिन, अगर तुम यहीं रहोगी तो उसे बाहर आने में कितना समय लगेगा? उसने एक उंगली उठाई। 100 साल। यांग ये ने राहत की हल्की सांस ली। उसने अपना सिर हिलाया। 1 साल। यांग ये का चेहरा सख्त हो गया, और फिर उसने पूछा, अगर तुम चले जाओ तो उसे भागने में कितना समय लगेगा? उसने फिर एक उंगली उठाई। 1 माह। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, 1 साल। यांग ये ने हल्की सी आह भरी और लेई लिन का हाथ थामते हुए कहा, मूर्ख लड़की, उसे 1 साल तो लगेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए यहाँ रहना अपनी जान देने जैसा होगा। बस मेरे साथ चली जाओ। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने लेई लिन को अपने साथ ले लिया और ऊपर की ओर उड़ गया। उसने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ देर तक सिर झुकाकर विचार करने के बाद उसे बात समझ में आ गई है। जब यांग ये लेई लिन के साथ उड़ी तो एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वह जहां भी गुजरी, बिजली चमकने लगी जैसे उनका सामना किसी राजा से हुआ हो, और वे तेजी से एक तरफ चले गए। यांग ये ने उससे इसका कारण पूछा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि वह भी नहीं जानती थी कि क्यों।
उसे बस इतना पता था कि उसे बिजली पसंद है और खाना पसंद है। खास तौर पर 4 प्राकृतिक खजाने जो यांग ये के पास थे, क्योंकि उसने बार बार उन्हें खाने की इच्छा जताई थी। यांग ये उसे कैसे जाने दे सकता था? इसलिए उसके पास उसे और भी ज्यादा स्पिरिट फल देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यांग ये द्वारा उसे 100 से ज्यादा स्पिरिट फल दिए जाने के बाद उसने आखिरकार 4 प्राकृतिक खजाने खाना छोड़ दिया। लेई लिन के नेतृत्व में वे बिजली के पूल से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये अभी बिजली के पूल की सतह से बाहर निकला ही था कि उसके सामने एक ट्रांसमिशन तावीज प्रकट हुआ। थोड़ी ही देर में यांग ये के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया, और फिर उसने लेई लिन को साथ लेकर अंतरिक्ष को चीरते हुए प्राचीन डोमेन शहर की ओर दौड़ लगा दी। लेई लिन और यांग यी के जाने के कुछ ही क्षण बाद पूल के भीतर अचानक बिजली चमकने लगी और पूल के भीतर से एक आवाज गूंजने लगी जिसमें असीम आक्रोश और उत्तेजना थी। 1,00,000 साल के बाद मैं, झांग जुनवेई, आखिरकार आजाद होने जा रहा हूं। कुछ ही समय में बिजली का पूल शांत हो गया और आवाज भी गायब हो गई। ... प्राचीन डोमेन शहर टकराना। लाश के पूर्वज को फिर से उड़ा दिया गया। इस समय वह वास्तव में काफी भयावह स्थिति में था, क्योंकि उसका पूरा शरीर कृपाण के निशानों से ढका हुआ था। वे उसके पूरे शरीर को घनी तरह से ढक चुके थे और उनके बीच व्यवहारिक रूप से कोई अंतराल नहीं था। इस बीच प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर खड़े सभी दर्शकों की आंखें आतंक और आतंक से भरी हुई थीं। अध्याय 611 भंग। याओ यी की अत्यधिक गति के सामने लाश के पूर्वज के पास लड़ने की ताकत नहीं थी, और वह बस लगातार उड़ते हुए धमाकों को सह सकता था। सौभाग्य से उसका भौतिक शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत था, इसलिए जबकि उसका पूरा शरीर निशानों से ढका हुआ था, वह अभी भी जीवित था। एक बार फिर से उड़ने के बाद कॉपस एंसेस्टर दहाड़ा, क्योंकि खून की एक राक्षसी लहर अचानक उससे फूट पड़ी और याओ ये की ओर बह गई। एक सफेद रोशनी की किरण जो आंखों से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था, चमकी और फिर खून की लहर तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई और हवा में ही फट गई। यह खून की बूंदों में बदल गई जो आसपास के वातावरण में फैल गई। उसके बाद सफेद रोशनी की एक और किरण चमकी। टकराना। लाश का पूर्वज अभी खड़ा ही हुआ था कि फिर से उड़ गया। शहर पर हमला जारी रखो, याओ ये ने उदासीनता से कहा। शहर में घुसपैठ करो और फिर यांग ये की महिलाओं को पकड़ लो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह तब भी खुद को नहीं दिखाएगा। लुओ जुन ने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी सेना को हमला जारी रखने का आदेश दिया। याओ ये ने अपनी नजर हटा ली और कॉपस एंसेस्टर को देखते हुए कहा, मुझे बताओ, अच्छी हड्डियों के अलावा तुम और क्या करने में सक्षम हो? तुम दुष्ट राक्षस, चलो वहां लेटना बंद करो और फिर से खड़े हो जाओ। मुझे देखने दो कि 15,000 साल से भी पहले का एक विशेषज्ञ कितना दुर्जय है। लाश के पूर्वज खड़े हो गए। इस समय उनके शरीर पर एक भी ऐसा स्थान नहीं था जो सुरक्षित था, और वह पूरी तरह से तलवार के निशानों से ढका हुआ था। यह विशेष रूप से उनके पेट के लिए था। ऐसा लग रहा था कि कमर पर इतने सारे घाव होने के कारण वह 2 भागों में बंटने वाले थे। यह वास्तव में एक भयानक दृश्य था। हालांकि ऐसी स्थिति में होने के बावजूद याओ ये लाश के पूर्वज को मारने में असमर्थ था। लाश पूर्वज, तुम्हें चले जाना चाहिए। अचानक दिंग शाओयाओ ने शहर की दीवारों के ऊपर से भारी आवाज में कहा। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि लाश पूर्वज का वहां रहना व्यर्थ था, क्योंकि उस आदमी की हमले की गति वास्तव में बहुत तेज थी, और यह इतनी तेज थी कि लाश पूर्वज बिल्कुल भी वापस लड़ने में सक्षम नहीं था। हे। लाश के पूर्वज ने उदास होकर हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा पूर्वज, मैं, अभी चला जाऊं, तो शायद मैं कभी भी पवित्र भूमि के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाऊंगा। भले ही तुम एक पुरुष या महिला की तरह व्यवहार करने से इनकार करो, और तुम्हें देखकर मुझे उल्टी जैसा महसूस हो, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम बहुत मजबूत हो। मुझे डर है कि वह बच्चा, यांग ये, भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। हालांकि, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा पूर्वज, मैं, तुम्हारे सामने सचमुच असहाय हूं? हा, लगता है मुझे तुम्हें फिर से काटना पड़ेगा, याओ ये ने भावहीनता से कहा। लाश के पूर्वज ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसकी आभा अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई, जबकि उसके पूरे शरीर की हड्डियां वास्तव में फूल गईं और लगातार बड़ी होती गईं। कुछ ही समय में उसके पूरे शरीर का आकार लगभग 2 गुना हो गया। याओ ये की पलकें झपकते ही उसने कहा, एक गुप्त तकनीक? कितनी हास्यास्पद बात है। तुम्हारा शरीर पहले से ही अधूरा था, फिर भी तुमने एक गुप्त तकनीक को अंजाम देने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा इसी दयनीय स्थिति में रहना चाहते हो। अगर यह मुझे तुम्हें मारने और अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने की अनुमति देता है, तो कोई भी कीमत उचित होगी। लाश पूर्वज उदास होकर बोला, जबकि उसका शरीर लगातार बढ़ रहा था, और कुछ ही समय में उसका पूरा शरीर पहले से लगभग 5 गुना बड़ा हो गया। वह एक विशाल कंकाल में बदल गया था। एक सफेद रोशनी की किरण चमकी। टकराना। एक धीमा विस्फोट हुआ, लेकिन लाश का पूर्वज उड़ नहीं पाया था, और वह केवल 2 कदम पीछे हटा था। अच्छा, अनगिनत गूढ़ व्यक्ति शहर की दीवारों से उत्साह से जयकारे लगाने लगे जब उन्होंने यह दृश्य देखा।
इससे पहले वे याओ ये द्वारा प्रकट की गई शक्ति से निराशा में गिरने के कगार पर थे। वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि लाश पूर्वज कितना भयानक था, लेकिन लाश पूर्वज वास्तव में पवित्र भूमि से उस विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में भी असमर्थ था। सच कहूं तो उस समय दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोगों के दिल निराशा से भर गए थे, और यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि यांग ये ने अब तक खुद को नहीं दिखाया था। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में कई गूढ़ लोगों को लगा कि यांग ये शायद पवित्र भूमि के इन विशेषज्ञों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, भले ही वह खुद को यहां दिखाए, क्योंकि यांग ये ने उस दिन कॉपस एंसेस्टर को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दूसरी ओर पवित्र भूमि से आया वह आदमी ऐसा लग रहा था मानो वह अब तक गंभीर नहीं हुआ है। अब जब उन्होंने देखा कि पवित्र भूमि से आया हुआ आदमी कॉपस एंसेस्टर को उड़ाने में सक्षम नहीं था, तो उनके दिलों में आशा की ज्वाला फिर से जल उठी थी। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों ने भी अपने दिलों में राहत की सांस ली। चाहे कुछ भी हो, लाश पूर्वज अब वापस लड़ने की क्षमता के बिना नहीं रहेगा। लाश पूर्वज को बार बार काटे जाने का दृश्य निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र के मनोबल के लिए एक बड़ा झटका था। उस पल सभी ने पवित्र भूमि के असली आतंक को देखा था, और कई लोग भयभीत महसूस करने लगे थे। सौभाग्य से कॉपस एंसेस्टर की ताकत बहुत बढ़ गई थी, और इससे उन्हें लगा कि याओ ये उतना दुर्जय नहीं था जितना उन्होंने कल्पना की थी। लाश पूर्वज एक कदम आगे बढ़ा। टकराना, जमीन फट गई। हे, क्या शानदार ताकत है। भले ही यह सिर्फ 2 घंटे तक ही टिकेगी, लेकिन यह तुमसे निपटने के लिए काफी होगी। कॉपस एंसेस्टर ने अचानक अपने रक्त लाल कृपाण से वार किया, और फिर प्रकाश की एक रक्त लाल किरण आगे चमक उठी। यह याओ ये के वार के बराबर होने के बिंदु तक बहुत तेज थी, और यह तुरंत याओ ये के सामने आ गई। याओ ये ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह दिलचस्प हो रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका हाथ थोड़ा हिला और फिर प्रकाश की एक किरण चमकी। इस बार सभी ने कृपाण क्यूई को देखा जो उसने छोड़ा था। यह काफी अजीब था क्योंकि यह कृपाण क्यूई की सिर्फ एक ही लड़ी नहीं थी बल्कि 1000 से ज्यादा लड़ी थी। कृपाण क्यूई की 1000 से ज्यादा लड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। जहां भी वे गुजरी, अंतरिक्ष फट गया और हवा में एक आश्चर्यजनक स्थानिक दरार दिखाई दी जो लगभग 300 मीटर लंबी थी। सभी दर्शक इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब कृपाण क्यूई लाश पूर्वज द्वारा चलाई गई रक्त लाल रोशनी से टकराई, तो लाश पूर्वज का हमला बर्फ की तरह था जो उबलते तेल में पिघल गई, और यह तुरंत लाल रोशनी के अनगिनत कणों में बिखर गई जो आसपास के वातावरण में बरसने लगी। दूसरी ओर याओ ये की कृपाण क्यूई ने बिल्कुल भी गति नहीं खोई और लाश पूर्वज की ओर टूट पड़ी। लाश के पूर्वज की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तेजी से अपनी खून से लाल तलवार को याओ ये की कृपाण क्यूई पर घुमाया। टकराना, आसपास के दर्शक आश्चर्य से देख रहे थे कि लाश के पूर्वज की लाल तलवार को टुकड़ों में उड़ा दिया गया था और फिर उसकी आकृति को फिर से उड़ा दिया गया था। अंत में वह प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों को ढकने वाली भव्य संरचना के खिलाफ भारी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दृश्य को देखकर प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर खड़े हर व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं। याओ ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, कितना बोरिंग। मैंने बस थोड़ी ताकत लगाई और तुम उड़ गए। ठीक है, चूंकि यांग ये खुद को दिखाने से इनकार करता है, तो मैं उसकी महिलाओं को पकड़ने जाऊंगा। मैंने सुना है कि उसकी एक बेटी भी है। यह बहुत बढ़िया है, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। याओ ये बोलते हुए आसमान में चमक उठा, और फिर उसके बगल में लटकी छोटी कृपाण अचानक म्यान से बाहर आ गई। कृपाण क्यूई की एक विशाल लहर हिंसक रूप से आगे बढ़ी और भव्य संरचना पर टूट पड़ी। टकराना, प्रकाश की पूरी दीवार हिंसक रूप से कांप उठी और उसमें अनगिनत दरारें पड़ गईं। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों के चेहरे काफी बदल गए। फिर से याओ ये चिल्लाया जब उसने अपनी कृपाण को फिर से घुमाया, और कृपाण क्यूई की एक और लहर चमक उठी और प्राचीन डोमेन शहर के चारों ओर प्रकाश की बाधा के खिलाफ टूट गई। इस बीच 10,000 से ज्यादा एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ और 100,000 स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ चुपचाप खड़े नहीं रहे। उन्होंने भी अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए, और अनगिनत हमलों ने स्वर्ग और पृथ्वी को कवर कर लिया क्योंकि वे प्राचीन डोमेन शहर की ओर बढ़ रहे थे। टकराना, लगातार गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जारी रखें। याओ ये आगे बढ़ा और उसने एक बार फिर अपनी छोटी कृपाण लहराई, और फिर कृपाण क्यू की एक लहर आकाश को चीरती हुई प्रकाश की बाधा से टकराई। टकराना, प्रकाश की दीवार हिंसक रूप से हिली, और फिर हर कोई भयभीत होकर देखने लगा कि वह कैसे गड़गड़ाने लगी और टुकड़ों में फट गई। भव्य संरचना समाप्त हो गई है। मार डालो। लुओ जुन की उत्साहित आवाज आसपास गूंज उठी। डिंग शाओयाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने इतने सारे विशेषज्ञों को झुंड में आते देखा, और वह जोर से चिल्लाई, हर कोई मौत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 612, सभी की मृत्यु। दहाड़, अनगिनत एक्साल्ट रैंक डाकबीस्ट शहर की दीवारों के ऊपर से दहाड़ते हुए नीचे उतरे और एक्साल्टेड हान साम्राज्य की सेना की ओर बढ़े। उसी समय प्राचीन डोमेन सिटी में एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ आगे बढ़े और अपनी सबसे मजबूत तकनीकों को अंजाम देते हुए शहर से बाहर निकल गए।
युद्ध छिड़ गया। प्राचीन डोमेन शहर की समग्र ताकत उत्कृष्ट हान साम्राज्य और केंद्रीय क्षेत्र के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दक्षिणी क्षेत्र के पास लड़ने का मौका नहीं था। खासकर जब उनके पास तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन की सहायता थी, इसलिए दोनों पक्षों की सेनाएं वास्तव में बराबर थीं। बू एर, तुम सब भी वहां जाओ, याओ ये अचानक बोला। बू एर और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और फिर वे चमकते हुए आगे बढ़े और युद्ध में शामिल हो गए। उनके आगमन के साथ ही दक्षिणी क्षेत्र तुरंत एक वंचित स्थिति में आ गया, क्योंकि कम से कम कुछ एक्साल्ट रियल डिपोफर्स और एक्साल्ट रैंक डाकबीस थे जो बू एर के समूह के गुजरने पर गिर गए। बू एर और अन्य लोग एक तेज ब्लेड की तरह थे। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया, और प्राचीन डोमेन सिटी के प्रगाढ़ लोग उनका विरोध करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। दूसरी ओर जियाओ युक्सी और सू किंगशी ने एक दूसरे को देखा और फिर बू एर के समूह की ओर बढ़ गए। किनशियू ने कोई भी कमजोरी प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया और वह उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ी। डिंग शाओयाओ घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर अनबिरू को देखा जो चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी और बोली, मैडम अन, कृपया उनकी मदद करें। एनबिरू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी उंगलियां थोड़ी हिलाईं, इससे पहले कि एक हल्की सी लहर उठती। आखिरकार प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर अचानक 30 से अधिक काले कपड़े पहने आकृतियां दिखाई दी और फिर वे जियाओ युक्सी और अन्य लोगों का पीछा करते हुए भाग गईं। शियाओ युक्सी, सू किंगशी और किन शियायू हॉलोव ग्राउंड्स के उन लोगों के मुकाबले में नहीं थे। सौभाग्य से उन 30 से ज्यादा काले कपड़े पहने लोगों से मिली मदद की वजह से वे बमुश्किल बू एर के समूह को व्यस्त रख पाए, लेकिन फिर भी वे एक वंचित स्थिति में थे। याओ ये की नज़र जियाओ युक्सी और अन्य पर पड़ी जब उसने लुओ जुन से पूछा, वे यांगे की महिला हैं। लुओ जुन ने सिर हिलाया और कहा, क्यों भाई याओ ये, क्या आपको समय में रुचि है? मुझे केवल भाई लुओ जैसे सुंदर पुरुषों में रुचि है। याओ ये थोड़ा शर्मा गया और लुओ जुन की ओर शर्म से देखा। लुओ जुन के मुंह के कोने हिल गए। मैं मजाक कर रहा था। याओ ये अचानक मुस्कुराया और बोला, देखो तुम कितने डरे हुए थे, कितने बोरिंग थे। लुओ जुन ने सूखी हंसी हंसी और जल्दी से विषय बदल दिया, भाई याओ ये, क्या आप यांगे के बारे में बहुत उत्सुक नहीं हैं? जब तक आप उन्हें पकड़ लेते हैं, तब तक मैं गारंटी देता हूं कि वह निश्चित रूप से खुद को दिखाएगा। अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते तो आप स्पष्टवादी हो सकते थे। याओ ये ने लुओ जून पर अपनी आंखें घुमाईं। उसकी निगाहें काफी मोहक थीं और इसने लुओ जून के मुंह के कोनों को फिर से हिंसक रूप से फड़कने का कारण बना दिया। याओ ये ने अचानक अपनी नजर हटा ली और शियाओ युशी और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हो, मेरे पवित्र भूमि के सदस्य ऐसे अस्तित्व नहीं है जिन्हें यांग ये मार सकता है। एक बार जब उन महिलाओं को पकड़ लिया जाता है तो उनकी साधना को अपंग कर दें और फिर उन्हें सैनिकों के लिए गुस्सा निकालने का साधन बना दें। भाई लुओ, आप क्या सोचते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे याओ ये ने जानबूझकर अपनी आवाज में गहरी ऊर्जा भर दी थी, इसलिए उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजी और वह सभी के कानों में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। लुओ जुन ने याओ ये की तरफ देखा और उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि याओ ये को औरतों से, खासकर खूबसूरत औरतों से नफरत है। लेकिन यह उसका काम नहीं था। लुओ जून ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही खूबसूरत महिलाओं को ऐसे औजारों में बदलना काफी दुखद है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यह उनकी गलती है कि वे अज्ञानी हैं और यांग ये के झांसे में आ गए। हा भाइयों, क्या तुमने सुना? जल्दी करो और अपनी पूरी ताकत से लड़ो। हा महान हान साम्राज्य के अनगिनत विशेषज्ञ पागलों की तरह हंसने लगे। डिंग शाओयाओ की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई और वह तेजी से चिल्लाई, युक्सी, जल्दी से यहाँ वापस आओ। याओ ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वह अभी हमला करने ही वाला था कि क्षितिज से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और फिर प्राचीन डोमेन सिटी के ऊपर आकाश में एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। डिंग शाओयाओ ने यह दृश्य देखकर तुरंत राहत की सांस ली, जबकि लुओ जून और उसकी सेना के सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। गर्जन। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने सेना पर टूटते हुए भयंकर गर्जना की। उसके नीचे मौजूद सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वे पागलों की तरह सभी दिशाओं में भागने लगे। टकराना। वहां की पूरी जमीन हिल गई और दर्द की अनगिनत चीखें गूंज उठीं। लुओ जून की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई थी, क्योंकि सिर्फ इस टक्कर से ही कुछ हजार स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों की मौत हो गई थी, और उनमें कम से कम 100 से ज्यादा एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ भी थे। जो कोई भी मेरे दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वह आज मर जाएगा। यांग ये ने लेई लिन का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह दिव्य सोने के ड्रैगन की पीठ से उतर गया और उसकी आवाज आसपास के वातावरण में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। दक्षिणी क्षेत्र के डीपहोटर्स ने यांग ये को देखकर तुरंत राहत की सांस ली। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उन्हें लगा कि अगर यांग ये उनके साथ है तो उनके पास एक मौका है, क्योंकि उन्होंने आज तक यांग ये को कभी कोई लड़ाई हारते नहीं देखा था।
इसके विपरीत केंद्रीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की आंखों में डर दिखाई दिया। वे यांग ये की ताकत और प्रतिष्ठा से अवगत थे। भले ही पवित्र भूमि के विशेषज्ञ यहाँ थे, फिर भी उन्हें यांग ये को हराने की अपनी टीम की क्षमता पर भरोसा नहीं था, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र के डिपोर्फर्स की तरह उन्होंने कभी यांग ये को कोई लड़ाई हारते नहीं देखा था। यांग ये ने लेई लिन का हाथ पकड़ लिया और याओ ये और लुओ जुन के पास चला गया। महान हान साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति ने उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने उसके लिए रास्ता बना दिया। यह दृश्य देखकर लुओ जुन के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव आ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि यांग ये ने उसकी बात अनसुनी कर दी और याओ ये की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सुना तुमने क्या कहा। याओ ये ने यांग ये को देखा और मोहक मुस्कान के साथ कहा, तो क्या। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मुझे कभी भी यातना में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब अचानक मुझे इसमें दिलचस्पी हो गई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में नहीं मारूंगा। मुझे लगता है कि तुम एक महिला बनना चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में डार्क बीस्ट्स की सेना में शामिल कर दूंगा और तुम वास्तव में अनुभव कर पाओगी कि एक महिला होना कैसा लगता है। इसके अलावा मैं यह शिष्टाचार तुम्हारे पवित्र भूमि के इन सभी अन्य सदस्यों के लिए भी बढ़ाऊंगा। ड्रैगन के पास उल्टा तराजू होता है और उसे छूने से ड्रैगन का क्रोध भड़क उठता है। याओ ये ने अभी जो कहा उसने यांग ये के उल्टे तराजू को छू लिया। हा, याओ ये हंसने लगा और यह थोड़ा तीखा था। वह कुछ देर तक हंसा और फिर उसने यांग ये की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से खराब नहीं है, क्योंकि तुम ज़ुओ डेंगफेंग को मारने में सक्षम थे। हालांकि यह केवल यह दर्शाता है कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो, समझे। तुम्हारी धृष्टता के कारण मुझे अभी जो कुछ भी मैंने कहा है उसका एहसास जरूर होगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। इसके अलावा मैं तुम्हें उन भयानक परिणामों को भी दिखाऊंगा जो तुम्हारी महिलाओं को भुगतना पड़ता है। यांग ये ने याओ ये पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं की, क्योंकि यह पूरी तरह से निरर्थक था। उसने मुड़कर दिंग शाओयाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, लेई लिन, अच्छा बनो और उस बड़ी बहन के पास जाओ, ठीक है। लेई लिन ने पलकें झपकाईं और कहा, मैं इन बदमाशों से निपटने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, बस मेरी उन बड़ी बहनों की देखभाल करने में मदद करो, ठीक है। लेई लिन वास्तव में बहुत मजबूत थी। कम से कम यांग ये के अनुमान के अनुसार वह ज़ुओ डेंगफेंग से थोड़ी ही कमतर थी। हालांकि वह युद्ध में कुशल नहीं लगती थी और केवल बिजली को बेतरतीब ढंग से फेंकना जानती थी। यहाँ तक उसे भी उसकी बिजली से डर लगता था, यदि वह उसका प्रतिरोध करने के लिए अपनी 10वीं स्तर की तलवार की मंशा का उपयोग नहीं करता। लेई लिन ने सिर हिलाया और फिर वह पलटी और 2 कदम चली। इससे पहले कि वह कुछ सोचती, वह फिर से मुड़ी और अपना छोटा हाथ यांग ये की ओर बढ़ाया। यांग ये ने असहायता से मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर 2 स्पिरिट फ्रूट रखे। लेई लिन ने मधुरता से मुस्कुराया और फिर वह मुड़ी और अपने हाथ में उन 2 स्पिरिट फलों को पकड़ते हुए डिंग शाओयाओ की ओर दौड़ी। एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञों के एक समूह के बीच एक छोटी लड़की का दौड़ना का दृश्य काफी अजीब था। लुओ जुन ने पास में खड़े एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञों में से एक को हल्के से सिर हिलाकर संकेत दिया और उस एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया, फिर वह आगे बढ़ा और लेई लिन को पकड़ने का प्रयास किया। लेई लिन ने हिलना बंद कर दिया और पलकें झपकाईं। उसकी आंखों से बिजली के 2 बोल्ट निकले और उस एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ पर फट पड़े। उसके बाद हर कोई हैरान होकर देखता रहा कि एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ को विस्फोट करके शून्य में फेंक दिया गया। लुओ जून की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह किस तरह की राक्षसी है। उसने वास्तव में एक छठे रैंक के एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ को एक पल में उड़ा दिया। यांग ये को इतना भयानक छोटा राक्षस कहां से मिला। याओ ये की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उस एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ को मौत के घाट उतारने के बाद लेई लिन ने स्पिरिट फ्रूट्स को अपनी बाहों में पकड़ लिया और एक्साल्टेड हान साम्राज्य के अन्य एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञों को देखा। उसने स्पष्ट और मधुर आवाज में कहा, क्या आप सभी मेरे स्पिरिट फ्रूट्स भी लेना चाहते हैं। जब लेई लिन ने उन पर नजर डाली तो उन एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञों ने सहज रूप से अपना सिर हिला दिया। आखिरकार उसने एक छठे रैंक के एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ को तुरंत नष्ट कर दिया था। लेई लिन ने जब उन्हें अपना सिर हिलाते देखा तो वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और फिर उसने हल्के से अपना पैर पटका। उसके पैर के नीचे बिजली का एक बोल्ट दिखाई दिया और फिर लेई लिन तुरंत दिंग शाओयाओ के पास आ गई। दर्शक एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि उसकी गति सचमुच बहुत तेज थी। इतनी तेज कि कई लोग उसकी चाल को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे थे। डिंग शाओयाओ भी बेहद हैरान थी जब उसने ली लिन को देखा। उसने लेई लिन को देखा, यांग ये को देखा और अपने दिल में बुदबुदाया, क्या वह यांग ये की नाजायज बेटी है। जब उसने लेई लिन को प्राचीन डोमेन शहर में आते देखा तो यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और फिर पवित्र भूमि के विशेषज्ञों से बनाए गए 5 तलवार सेवक और उस लड़ाई से पहले उसके पास मौजूद अन्य 10 तलवार सेवक उसके चारों ओर प्रकट हुए। वे सभी यांग ये की कमान के तहत जियाओ युक्सी और अन्य लोगों के पक्ष में चले गए। जियाओ युक्सी और अन्य लोगों ने यांग ये की ओर देखा और फिर वे हॉल ऑफ ग्राउंड के अन्य सदस्यों की ओर बढ़े।
जियाओ युक्सी और अन्य लोगों को तुरंत ही बढ़त मिल गई जब उन्हें 15 तलवार सेवकों की सहायता मिली। जियाओ युक्सी और अन्य लोगों के हमला करने के बाद दिंग शाओयाओ ने अचानक कहा, शहर की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग युद्ध के लिए निकल पड़ो, मार डालो। प्राचीन डोमेन शहर के भीतर अनगिनत गूढ़ व्यक्ति पागलों की तरह शहर से बाहर निकले और वे महान हान साम्राज्य के विशेषज्ञों की ओर बढ़े। यांग ये ने अपनी दाहिनी हथेली घुमाई और फिर लकड़ी की तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने कहा, हमारे दक्षिणी क्षेत्र से बाहर के सभी लोगों की मौत हो। 10वें स्तर की तलवार की मंशा आगे बढ़ी। अध्याय 613 तलवार और कृपाण। 10वें स्तर की तलवार की मंशा। याओ ये की आंखें गहरी दिलचस्पी से चमक उठी। बुरा नहीं है, आपकी तलवार की मंशा बहुत तेज है और यह उस मूर्ख व्यक्ति जुओ डेंगफेंग से भी ज्यादा तेज है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट वास्तव में आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पैदा करने में सक्षम होगा। भाई लुओ, बस किनारे से लड़ाई देखें, हस्तक्षेप न करें, अन्यथा यह मेरा अपमान होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, याओये के भीतर से अत्यंत भयानक कृपाण इरादे की एक किरण बाहर निकली। 10वें स्तर का कृपाण इरादा। लुओ जून की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह एक पल के लिए पीछे हटने से पहले हिचकिचाया। आखिरकार ये सभी राक्षसी प्रतिभाएं बेहद घमंडी थीं और यह विशेष रूप से याओ ये के लिए था जो पवित्र भूमि से आया था। इसलिए याओ ये के लिए यांग ये से आमने सामने की लड़ाई में लड़ने की इच्छा उचित थी। हालांकि लुओ जून अभी भी काफी चिंतित था क्योंकि यांग ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। उसके हमलों की गति से सावधान रहो। इस बीच लाश पूर्वज ने उनसे बहुत दूर नहीं खड़े होकर यांग यी को चेतावनी दी। यांग ये ने सिर हिलाया जबकि उसके कपड़ों के नीचे ड्रैगन के तराजू दिखाई दिए। उसने किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने से इनकार कर दिया क्योंकि ऐसा करना बेहद बेवकूफ़ी भरा काम था। लगभग उसी क्षण जब यांग यी का शरीर उन ड्रैगन स्केल्स से ढका हुआ था, एक सफेद रोशनी की किरण चमकी थी, इससे पहले कि उसके कपड़ों के उस हिस्से पर एक कट दिखाई देता जो उसकी छाती को ढक रहा था। यांग यी का शरीर थोड़ा सा हिल गया, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। यह देखकर लुओ जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। यांग ये फिर से मजबूत हो गया है। इस समय याओ ये की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई थी। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये उसके हमले का विरोध करने में सक्षम होगा। याओ ये ने अपनी छोटी कृपाण की पकड़ मजबूत कर ली, जबकि उसने यांग ये को कम आंकना बंद कर दिया। यांग ये के चेहरे पर गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। भले ही हॉलो ग्राउंड्स का वह आदमी उसे घायल नहीं कर पाया था, लेकिन उस आदमी का हमला वाकई बहुत तेज था। वह वास्तव में हमला होने से पहले प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। अब मेरी बारी है। यांग ये ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया और उसने तोप के गोले की तरह आगे की ओर गोली चलाने के लिए जवाबी बल पर भरोसा किया। उसने लकड़ी की तलवार को हल्के से हिलाया और फिर तलवार की अनगिनत लंटें आकाश और धरती को ढंक गईं और याओ ये की ओर उतरी। याओ ये ने ठंडी आवाज में गुर्राहट के साथ तेजी से अपनी छोटी तलवार निकाली और फिर कृपाण क्यूई की एक लहर बाहर निकली और यांग ये की तलवार क्यूई से टकरा गई। टकराना। तलवार क्यूई और कृपाण क्यूई की अनगिनत किस्में आसपास के क्षेत्र में फैल गईं और उनके आसपास 300 मीटर के क्षेत्र में जमीन गंदगी में बदल गई। यांग ये और याओ ये ने तलवार क्यूई और कृपाण क्यूई की उन किस्मों को उड़ा दिया और फिर दो उल्कापिंडों की तरह चमकते हुए आगे बढ़े जो हवा में जोर से टकराए थे। लकड़ी की तलवार और छोटी कृपाण आपस में टकरा गईं। टकराना। जिस क्षण वे टकराए, ऊर्जा की एक गोलाकार लहर तुरंत उठी और उसमें निहित प्रचंड ऊर्जा ने दोनों को 600 मीटर से अधिक दूर तक धकेल दिया। याओ ये की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी क्योंकि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये की शारीरिक शक्ति वास्तव में इतनी मजबूत होगी। इसके अलावा यांग ये की शारीरिक सुरक्षा पूरी तरह से उसकी कल्पना से परे थी, क्योंकि यांग ये की शारीरिक सुरक्षा कम से कम लाश पूर्वज से एक स्तर अधिक थी। अगले ही पल याओ ये की आकृति अचानक गायब हो गई और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह यांग ये के सामने था। उसी समय उसके हाथ में छोटी कृपाण ने यांग ये की गर्दन पर जोर से वार किया। झनकार। जैसे ही उसकी छोटी कृपाण यांग ये के गले पर लगी, चिंगारी फूट पड़ी और फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यांग ये के शरीर पर वास्तव में ड्रैगन के तराजू थे और वे ड्रैगन के तराजू बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रहे थे, क्योंकि यह उसके दाव आर्टिफैक्ट को रोकने में भी सक्षम था जिसे 10वें स्तर के कृपाण इरादे से बढ़ाया गया था। याओ ये बस पीछे हटने ही वाला था कि यांग ये की लकड़ी की तलवार ने उसकी छाती पर वार कर दिया। टकराना। याओ ये 300 मीटर पीछे उड़ गया, जबकि उसकी छाती पर चमकदार लाल रंग का एक अत्यंत चमकदार धब्बा देखा जा सकता था। यह दृश्य देखकर लुओ जुन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में याओ ये को घायल कर पाएगा, इसलिए उसने जल्दी से याओ ये को चेतावनी दी, भाई याओ ये, उससे बंद कमरे में लड़ाई मत करो, तुम नुकसान में रहोगे। याओ ये ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी छाती पर लगे खून को चाटने से पहले उसे पोंछा। उसने कहा, खून, हा, मुझे आखिरी बार खून निकले हुए कितना समय हो गया है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर खून बहाऊंगा जिसे मेरा पवित्र स्थान एक नीच दुनिया मानता है। यांग ये, मुझे यह बताने की अनुमति दे कि आपने मुझे क्रोधित कर दिया है। इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। एक आदमी को एक आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए। यांग ये ने कहा, अगर तुम लड़की बनना चाहते हो तो बस इसे काट दो। न तो पुरुष बनो और न ही महिला, और मुझे घृणा क्यों करो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा वर्तमान रूप वास्तव में घृणित है? लुओ जून की पलकें झपकने लगीं। यांग ये वाकई उस आदमी को पूरी तरह से नाराज करने जा रहा है। लेकिन यांग ये ने जो कहा वो सही है। याओ यी का चेहरा विकृत हो गया। अपने जीवन काल में जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, वह थी लोग उसके बारे में ऐसी बातें कहते थे। क्योंकि यह ऐसी चीज थी जो उसके पूरे जीवन काल में उसके लिए दुखदायी रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसके हमले की गति इतनी तेज होने का कारण यह था कि उसने कई साल पहले एक बेहद रहस्यमयी तकनीक सीखी थी, और उस तकनीक को सीखने की पहली शर्त थी अपने शरीर को बधिया करना। उसने मजबूत बनने के लिए ऐसा करने का फैसला किया था। उस दिन से वह पवित्र भूमि के एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल गया था, और वह पवित्र भूमि के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल हो गया था और युवा पीढ़ी का सबसे तेज तलवारबाज बन गया था। लेकिन उस दिन से वह एक अजीब व्यक्ति भी बन गया था। क्योंकि चाहे वह उसकी आवाज हो, चरित्र हो या कुछ और पहलू, वह एक महिला की तरह बनने के लिए अधिक से अधिक बदल रहा था। यह इस हद तक था कि जब वह अन्य महिलाओं को देखता था तो उसे ईर्ष्या और घृणा महसूस होती थी। हालांकि हॉलोव ग्राउंड्स के सदस्यों ने उसकी ताकत के बारे में सोचकर इस पर आंख मूंद ली। यहां तक कि हॉलोव ग्राउंड्स में उससे ऊंचे दर्जे के राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों ने भी उसे बिना सोचे समझे नाराज नहीं किया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्षिणी क्षेत्र में कोई उसके उस घाव को बेरहमी से नोच डालेगा। क्या? यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम बाहर से एक आदमी की तरह दिखते हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र और हरकतें एक औरत की तरह हैं। तो क्या तुम एक घिनौना कचरा नहीं हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। याओ ये का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया जबकि उसके हाथ में मौजूद छोटी कृपाण म्यान से बाहर आ गई। कृपाण क्यूई की अनगिनत किस्में एक साथ ओवरलैप हुईं और यांग ये की ओर चलीं। इस बार याओ ये ने अपनी कृपाण को घुमाना बंद नहीं किया। कृपाण ची लगातार आगे की ओर चमक रही थी। बस एक पल बीता और लगभग 5000 कृपाण ची की लड़ियां यहां दिखाई दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहारिक रूप से वे सभी क्रमिक रूप से एक साथ जुड़ी हुई थीं। इसके अलावा याओ ये ने अभी तक अपनी कृपाण को घुमाना बंद नहीं किया था। आसपास मौजूद असंख्य दर्शक इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। काली तलवार की छाती उसके पीछे दिखाई दी, और फिर उसके भीतर से अनगिनत तलवारें निकलीं और कृपाण क्यूई की ओर चमक उठीं। यांग ये की 10वीं लेवल की तलवार की मंशा से बड़ी हुई उन सभी तलवारों में बेहद भयानक ताकत थी, और वे जहां भी गुजरती थीं, उनके सामने का स्थान हिंसक रूप से कांप उठता था। 100,000 तलवारें एक साथ निकली थीं, और इसने प्राचीन डोमेन सिटी के ऊपर पूरे आसमान में उछाल पैदा कर दिया था। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। टकराना। तलवारों के कृपाण क्यू से टकराने के बाद शहर के ऊपर पूरे आसमान में अनगिनत बहरे धमाके हुए। ऊर्जा। तलवार क्यू और कृपाण क्यू की अनगिनत लहरें आसपास की ओर पागलों की तरह बह गईं, और कुछ डीपॉफर्स जो तुलनात्मक रूप से आफ्टरशॉक के करीब थे, वे मौके पर ही मारे गए। अनगिनत प्रगाढ़ ज्ञानी यांग ये और याओ ये से पागल होकर भाग गए। 0 ठीक इसी समय याओ ये की तीखी और कान चीर देने वाली आवाज अचानक गूंजी, और फिर तलवार की क्यूई की एक किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई यांग ये की ओर बहुत तेज गति से नीचे गिरी। यह सड़ते हुए बांस को चीरती हुई एक तीखी धार की तरह थी, और इसने अंतरिक्ष को चीर दिया और एक विशाल स्थानिक दरार पैदा कर दी जो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई, और फिर तलवार शासक उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। उसने अपना पैर जमीन पर पटका, और उसके नीचे की जमीन ढह गई क्योंकि उसने आगे छलांग लगाने के लिए काउंटरफोर्स का इस्तेमाल किया। उसने तलवार शासक को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चिल्लाया, और उसने याओ ये के हमले का सामना किया। टकराना। तलवार शासक ने याओ ये की कृपाण क्यूई की नोक पर जोरदार प्रहार किया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे कि यांग ये के हाथ अचानक सुनहरे ड्रैगन के पंजों में बदल गए। उसके बाद यांग ये ने एक बार फिर ताकत लगाई, और तलवार शासक ने तुरंत याओ ये की कृपाण क्यूई को पूरी तरह से चीर दिया और याओ ये की ओर बढ़ गया। याओ ये के हाव भाव में भारी बदलाव आया। वह समय रहते बच नहीं पाया और यांग ये के हमले का प्रतिरोध करने के लिए केवल अपनी छोटी तलवार ही उठा सका। टकराना। याओ ये के घुटने जब थोड़े मुड़े तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उसके नीचे की जमीन हिल गई, जिसके बाद आसपास की जमीन में अनगिनत दरारें पड़ने लगीं। तो तुम कुछ भी नहीं हो जब तुम्हारी कृपाण की गति मेरे खिलाफ बेकार हो गई। यांग ये ने ठंडी हंसी में याओ ये को देखा और एक बार फिर ताकत लगाई। एक और धमाका हुआ और याओ ये और यांग ये तुरंत जमीन पर गिर पड़े।
झनकार, जमीन के नीचे से टकराव की अनगिनत आवाजें गूंज रही थीं। प्राचीन डोमेन सिटी और महान हान साम्राज्य दोनों के ही गूढ़ व्यक्तियों ने लड़ाई बंद कर दी थी, और उनकी निगाहें उस छेद की ओर झुकी हुई थीं। क्योंकि वे सभी बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि उन असाधारण विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन यांग ये और याओ ये के बीच की यह लड़ाई उनकी किस्मत तय करेगी। अगर याओ ये जीत गए, तो उन्हें कोई संदेह नहीं था कि प्राचीन डोमेन सिटी तुरंत नष्ट हो जाएगी, और उनका विरोध करने वाले सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यांग ये जीत गए, तो यांग ये ने अभी जो कहा वह सच हो सकता है। भले ही वे पूरी तरह से नष्ट न हुए हों, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र से बाहर के कम से कम आधे लोग यहाँ अपनी जान गंवा देंगे। इसलिए उन सभी ने लड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि आज उनके भाग्य का फैसला वे नहीं करने वाले थे, बल्कि नीचे जमीन पर मौजूद वे दो लोग करने वाले थे। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर भारी और चिंतित भाव थे। भले ही ऐसा लग रहा था कि यांग ये ने बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि याओ ये के पास कोई तुरुप का पत्ता है या नहीं। आखिरकार हॉलोव ग्राउंड्स के सदस्यों के पास दुर्जय दाव रैंक तकनीकों और दाव कलाकृतियों की कोई कमी नहीं थी। यह इस हद तक था कि उनके पास कई दुर्जय और भयानक गुप्त तकनीकें थीं। इसलिए हालांकि उन्हें यांग ही पर पूरा भरोसा था, फिर भी वे थोड़ा चिंतित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। टकराना। अचानक नीचे से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर जमीन लगातार ढहने लगी। कुछ ही देर में शहर के बाहर लगभग 3 किलोमीटर का इलाका ढह गया। टकराना। जमीन के नीचे से एक आकृति उड़कर बाहर आई। यह याओ ये था। लुओ जुन और अन्य लोग बहुत खुश हुए। डिंग शाओयाओ और अन्य लड़कियां तुरंत पीली पड़ गईं। अध्याय 614 चुनाव। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा था कि याओ ये का शरीर तलवार से लगी चोटों से ढका हुआ था, और उसकी आंखों में भय भी था। हा हा हा। महान हान साम्राज्य के पक्ष के अनगिनत विशेषज्ञ ठहाके लगाकर हंसने लगे। जहां तक उनका सवाल था, चूंकि याओ ये जमीन के नीचे से उभरी थी, तो यांग ये स्वाभाविक रूप से हार गई थी या मर गई थी। एक बार यांग ये मर गई, तो जीत स्वाभाविक रूप से केंद्रीय क्षेत्र की होगी। इसलिए वे उत्साहित और प्रसन्न थे। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखों में भय भर गया था। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। अचानक दक्षिणी क्षेत्र की ओर से कुछ डिपोथेज ने हमला किया और केंद्रीय क्षेत्र की सेनाओं की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। डिंग शाओयाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। इस बीच प्राचीन डोमेन शहर के ऊपर आकाश में लुओ जून की आवाज गूंज उठी। स्वर्ग दयालु है। जब तक आप अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र के एक प्रचंड को मारने में सक्षम हैं, तब तक मेरा महान हान साम्राज्य उन सभी को क्षमा कर देगा जो आत्मसमर्पण करते हैं। यदि आप अंत तक हठपूर्वक विरोध करते हैं, तो जिस क्षण शहर गिरता है, उसी क्षण आपके संप्रदाय और कबीले नष्ट हो जाते हैं। मेरा ली कबीला आत्मसमर्पण करने को तैयार है। लुओ जुन की बात सुनकर 10 से अधिक डिपथॉर्पस अचानक उड़ गए और फिर केंद्रीय क्षेत्र की सेनाओं की ओर उड़ गए। मेरा वान कबीला नश्वर सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की पेशकश करने को तैयार है। 10 से अधिक डिफॉर्मर्स का एक और समूह लुओ जुन की सेना की ओर उड़ गया। मेरा ताई कबीला। बहुत समय नहीं बीता था कि 20 से अधिक कुलों ने दक्षिणी क्षेत्र को धोखा दिया और लुओ जुन का पक्ष ले लिया। हा हा हा। लुओ जुन हंसी से पागलों की तरह दहाड़ा, और वह हंसी संतुष्टि और खुशी से भरी हुई थी। डिंग शाओयाओ की अभिव्यक्ति शांत थी, जबकि उसकी निगाहें भी नहीं हिल रही थीं। शाओयाओ। इस बीच डिंग कबीले का एक युवक उसके पास आया और कुछ कहने के इरादे से अपना मुंह खोला। हालांकि डिंग शाओयाओ ने उसे ठंडी निगाह से देखा और कहा, तुम मूर्ख हो, क्या तुम वाकई चाहते हो कि हमारा डिंग कबीला बर्बाद हो जाए? दूसरों ने याओ ये के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये के सबसे करीब रहने वाली स्पेटियल मिंग ने अभी तक खुद को नहीं दिखाया था। अगर यांग ये सच में मर गई होती, तो वह छोटी सी लड़की जरूर खुद को दिखाती। इसलिए डिंग शाओयाओ को पूरा यकीन था कि यांग ये मरी नहीं थी। जब युवक डिंग शाओयाओ से बात कर रहा था, तब कुछ और कबीले दक्षिणी क्षेत्र छोड़कर लुओ जुन के साथ आ गए थे। यह दृश्य देखकर युवक की आंखों में एक उग्र भाव उभर आया और उसने कहा, शाओयाओ, हमारा डिंग कबीला दक्षिणी क्षेत्र के विनाश में उसका साथ नहीं दे सकता। मैं। अचानक एक तलवार युवक के सिर में घुस गई और डिंग शाओयाओ ने उसकी मूठ पकड़ ली। शहर की दीवार पर मौजूद हर कोई यह दृश्य देखकर दंग रह गया। डिंग शाओयाओ ने अपने आसपास के सभी लोगों पर नजर डाली और कहा, अगर प्राचीन डोमेन सिटी खड़ी है, तो मेरा डिंग कबीला भी खड़ा है। अगर मेरे डिंग कबीले में से कोई भी आत्मसमर्पण करने की हिम्मत करता है, तो मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा। तुम। डिंग कबीले के सदस्यों में से एक हताश था। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन डिंग शाओयाओ की बर्फीली ठंडी निगाहों को देखकर उसका दिल तुरंत कांप उठा, और वह एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डिंग शाओयाओ डिंग कबीले की सदस्य थी, लेकिन उसकी एक और पहचान थी, और वह थी प्राचीन डोमेन शहर में पूरी सेना की कमांडर। यह एक ऐसा पद था जो मोनाक रियल्म विशेषज्ञों ने उसे दिया था, ताकि वह भी पूरी सेना की कमान संभाल सके।
मिस डिंग। इस बीच लुओ जून प्राचीन डोमेन सिटी के ऊपर आसमान में दिखाई दिया और उसने अचानक कहा, दक्षिणी क्षेत्र की हार निश्चित है। क्या यह हो सकता है कि मिस डिंग पूरे डिंग कबीले को दक्षिणी क्षेत्र के साथ दफनाने का इरादा रखती है? मैं, लुओ जून, वादा करता हूं कि जब तक मिस डिंग आत्मसमर्पण करने को तैयार है, तब तक मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा। इसके अलावा डिंग कबीला अराजकता के महासागर में अपनी श्रेष्ठता की स्थिति बनाए रखेगा। आसपास के डिंग कबीले के अनगिनत शिष्यों को यह बात तुरंत लुभाने लगी, लेकिन डिंग शाओयाओ पूरी तरह से अविचलित रही। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर प्राचीन डोमेन शहर खड़ा है, तो मेरा डिंग कबीला खड़ा है। अगर यह गिरता है, तो मेरा डिंग कबीला भी गिरेगा। लुओ जून की आंखों में उदासी छा गई। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि एक तलवार से निकली रोशनी की किरण आसमान में चमकी और फिर यांग ये सबके सामने आ गई। हाहा, हर्बी, क्या तुमने यह सब जानबूझकर कहा ताकि मैं सुन सकूं, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं जीवित हूं? यांग ये शहर के ऊपर आसमान में दिखाई दिया और डिंग शाओयाओ को देखते हुए वह जोर से हंसा। दरअसल वह याओये के बाद जमीन के नीचे से निकलने वाला था, लेकिन जब उसने दूसरों को आत्मसमर्पण करते सुना तो उसने खुद को रोक लिया। वह देखना चाहता था कि प्राचीन डोमेन शहर में कितने लोग वफादार नहीं हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह न केवल उत्तर खोजने में सक्षम था, बल्कि वह इससे हैरान भी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में इतने सारे लोग होंगे जो महत्वपूर्ण क्षण में आत्मसमर्पण कर देंगे। सौभाग्यवश यह उसके लिए अपनी तरफ से सभी खरपतवारों को साफ करने का सबसे अच्छा अवसर था। यांग यी को देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए और लुओ जून के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र को धोखा देने वाले सभी गूढ़ लोगों के चेहरे तुरंत ही भयावह रूप से पीले पड़ गए। यांग ये अभी भी जीवित है। बस यही एक विचार था जो उनके मन में रह गया। अनगिनत लोग याओ ये को देखने के लिए मुड़े। इस समय उन्होंने देखा कि याओ ये का शरीर वास्तव में तलवार से अनगिनत चोटों से ढका हुआ था, जबकि उसके कपड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा यांग ये को कोई चोट नहीं आई थी। महान हान साम्राज्य के सभी दृष्टाओं और दक्षिणी क्षेत्र को धोखा देने वाले दृष्टाओं के दिल डूब गए। यांग ये को देखकर डिंग शाओयाओ ने तुरंत राहत की सांस ली। इससे पहले वह एक बहुत बड़ा जुआ खेल रही थी, क्योंकि अगर यांग ये सच में मर गया होता तो उसका फैसला निश्चित रूप से डिंग कबीले को यांग ये के साथ दफना देता। सौभाग्य से यांग ये जीवित था। यांग ये कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक सू किंगशी और शियाओ युशी उसके सामने आ गए और फिर दोनों ने उसे गले लगा लिया। यांग ये का दिल दुखा जब उसने उनके थोड़े पीले चेहरे देखे, क्योंकि वह जानता था कि वे निश्चित रूप से अभी चिंतित थे। यांग ये ने उन दोनों को अपनी बाहों में थाम लिया और उन्हें सांत्वना देने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे गले लगा रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि किन शियायूं उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। यांग ये तुरंत जोर से हंस पड़ा। यह मोहक महिला। लेकिन यांग ये का दिल काफी गर्म हो गया जब उसने उसके थोड़े पीले चेहरे को देखा। भले ही वे दोनों उस समय ज्यादातर एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसे लगा कि उसके मन में अभी भी उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। उत्साह के बीच जाने के बाद शियाओ युक्सी और सू किंगशी यांग ये के गले से बाहर निकलते ही शर्मा गए। शियाओ युक्सी ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और चुप रही, जबकि सू किंगशी ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। सू किंगशी ने किन शियाओं को देखा, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा और उसने यांग ये से धीरे से कहा, सावधान रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत शियाओ युक्सी के साथ प्राचीन डोमेन शहर लौट गई। किन शियुए ने यांग ये के गाल पर एक चुंबन दिया और हंसते हुए कहा, सावधान रहना, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें हरे रंग की टोपी पहना दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी छवि प्राचीन डोमेन शहर की ओर वापस चली गई। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर उसने पलटकर याओ ये को देखा और फिर कहा, कितनी निराशा हुई। मैंने सोचा था कि जब हम नीचे होंगे तो तुम मेरे साथ जीवन और मृत्यु का फैसला करोगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में भाग जाओगे। जुओ डेंगफेंग तुमसे कमजोर था, लेकिन फिर भी वह एक आदमी था। फिर भी तुम वैसे ही हो जैसे तुम व्यवहार करते हो। तुम बिल्कुल भी आदमी नहीं हो। आसपास के सभी लोग इन शब्दों से आश्चर्यचकित हो गए। याओ ये वहां लड़ाई हार गए। अध्याय 615 कृपाण गठन। लुओ जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि याओ ये भूमिगत से उभरने का कारण वास्तव में यह था कि याओ ये वहां से भाग गया था। यांग ये और भी मजबूत हो गया है। लुओ जून का चेहरा भयावह रूप से क्रूर हो गया जब उसने इस बिंदु तक सोचा। मैं नश्वर सम्राट हूं। मैं दुनिया का प्रतिनिधि हूं। तो यह आदमी अंतहीन भाग्यशाली मुठभेड़ों को प्राप्त करने में सक्षम क्यों है? क्यों? याओ ये की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी। उसकी ताकत उसकी गति थी, और यह इतनी तेज थी कि उसके विरोधी उसे चकमा नहीं दे सकते थे। हालांकि उसकी गति का सामना उसके अभिशाप से हुआ था, और वह था यांग ये। क्योंकि यांग ये के खिलाफ उसकी गति बिल्कुल बेकार थी। यांग ये की शारीरिक रक्षा पूरी तरह से उसकी कल्पना से परे थी। या यह कहा जाना चाहिए कि पवित्र भूमि ने यांग ये को बहुत कम आंका था।
यांग यी से निपटने के लिए केवल गति पर निर्भर रहना अपर्याप्त था, क्योंकि उसके बचाव को भेदना पड़ता था, और यही वह चीज थी जिसमें उसकी कमी थी। टकराना। इसी बीच आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई और पूरा दक्षिणी क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा। इसके बाद जब आसमान से कुछ लाशें गिरी तो सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए। लुओ जुन, याओ यी और अन्य लोगों ने जब उन लाशों को देखा तो उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि महान हान साम्राज्य और पवित्र भूमि के विशेषज्ञ भी उनके बीच में थे। दूसरी ओर यांग यी के पक्ष के डिपोर्फर्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि जब एल्डम्यू को घेर लिया गया और उन पर हमला किया गया तो ऐसा लग रहा था कि एल्डम्यू को इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा या हराया नहीं जाएगा। जब तक एल्डम्यू मरते या हारते नहीं, तब तक पवित्र भूमि और उत्कृष्ट हान साम्राज्य को हमेशा इस नियम का पालन करना होगा कि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ उत्कृष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अन्यथा यदि कोई अर्धसंत क्षेत्र से नीचे के अन्य लोगों के विरुद्ध कार्य करने का इरादा रखता है, तो कोई अन्य अर्धसंत भी उसे रोक नहीं पाएगा। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और उन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की लाशों की ओर ध्यान से देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और उन्हें प्राचीन म्यान के भीतर रख दिया। भले ही प्राचीन म्यान अभी सम्राट क्षेत्र तलवार सेवकों को बनाने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तलवार आत्मा भविष्य में इसे पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए एक बार जब उसने प्राचीन म्यान की तलवार को पुनः प्राप्त कर लिया, तो वह इन लाशों का उपयोग कर सकता था जिन्हें उसने अनगिनत सम्राट क्षेत्र तलवार सेवकों को परिष्कृत करने के लिए एकत्र किया था। इसके अलावा उनमें से 2 लाशें 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? याओ ये गुस्से से दहाड़ा जब उसने यांग ये को पवित्र भूमि से उन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की लाशें ले जाते देखा, और फिर उसके हाथ में तलवार थोड़ी सी हिली, इससे पहले कि एक सफेद रोशनी की किरण चमक उठी। यांग ये ने चकमा नहीं दिया और उसे अपने ऊपर वार करने दिया। टकराना। यांग यी के शरीर से चमकदार चिंगारियां निकलीं और उसका शरीर थोड़ा हिलने लगा, लेकिन वह पूरी तरह ठीक था। याओ ये का चेहरा इस दृश्य को देखकर तमतमा उठा, और फिर वह एक पल के लिए झिझका और फिर चिल्लाया, गठबंधन बनाओ। बू एर और दूसरे जो दूर से लड़ रहे थे, यह देखकर दंग रह गए। यांग ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि याओ ये अकेले यांग ये से नहीं लड़ सकता। पवित्र भूमि के पवित्र रक्षक दल की 10 टीमों में से प्रत्येक टीम में लगभग 10 सदस्य थे और प्रत्येक टीम का अपना गठन था। वे ऐसे गठन थे जो प्राचीन काल के विशेषज्ञों द्वारा पारित किए गए थे, और इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि उनका उपयोग विद्रोही प्रक्षेपकों के खिलाफ किया जा सके। वे कृपाण दल से थे, इसलिए उनका गठन कृपाण गठन था। उनमें से किसी एक के लिए गठन का उपयोग करने के लिए कृपाण इरादे को समझना आवश्यक था, और व्यक्ति का कृपाण इरादा जितना मजबूत होगा, गठन की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। यदि कृपाण दल के सभी 11 सदस्य सम्राट क्षेत्र में थे और उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र कृपाण इरादे का पहला स्तर प्राप्त कर लिया था, तो उनकी संयुक्त सेना एक अर्धसंत को मारने के लिए साधना के क्षेत्र को पार कर सकती थी। यह कोई अफवाह नहीं थी, क्योंकि यह वास्तव में अतीत में पूरा किया गया था। भले ही वे मोनाक दायरे में नहीं थे या उन्होंने प्रथम स्तर का स्वर्ग दायरा कृपाण इरादा हासिल नहीं किया था, फिर भी उनकी संयुक्त सेना एक मोनाक दायरे के विशेषज्ञ को आसानी से मार सकती थी। वे याओ यी की तरफ तेजी से बढ़ने में संकोच नहीं करते थे, और फिर वे एक त्रिकोणीय संरचना बनाने के लिए अलग हो गए। उनके भीतर से उनकी कृपाण की मंशा उभरी, और फिर कृपाण की मंशा और गहन ऊर्जा से बनी एक विशाल मूठ रहित कृपाण धीरे धीरे उनके ऊपर हवा में संघनित हो गई। कृपाण 30 मीटर से ज्यादा लंबी थी। जैसे जैसे उनकी कृपाण की मंशा और गहरी ऊर्जा उसमें लगातार प्रवाहित होती गई, कृपाण थोड़ा थोड़ा कांपने लगा और धीरे धीरे भौतिक रूप लेने लगा। अंत में यह बस एक असली कृपाण ब्लेड जैसा लगने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें मौजूद भयानक ऊर्जा ने इसके आसपास के स्थान को हिला दिया। यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे लगा कि कृपाण वास्तव में उस पर लॉक हो गई है। दूसरे शब्दों में, वह केवल उसके सामने जा सकता था और उसे बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। यांग ये, यह एक ऐसी संरचना है जिसे मेरे पवित्र भूमि के विशेषज्ञों ने विशेष रूप से विद्रोही दीप्त से निपटने के लिए बनाया है। इस कृपाण संरचना के नीचे मरने में सक्षम होने के लिए आपको सम्मानित होना चाहिए। याओ ये के भीतर कृपाण का इरादा विशाल कृपाण में पागलपन से भर गया, क्योंकि उसने यांग ये को थोड़े क्रूर भाव से देखा। उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस तरह का अपमान नहीं झेला था, और वह यांग ये को मारे बिना अपने दिल में मौजूद नफरत को बाहर नहीं निकाल सकता था। नहीं, वह सिर्फ यांग ये को मारना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि यांग ये से जुड़े हर एक व्यक्ति को यातना दी जानी थी और उसे मौत के घाट उतार दिया जाना था। यांग ये ने कहा, मैंने तुमसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का इरादा किया था, लेकिन तुम मेरे खिलाफ संख्या का इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है? छोटे दोस्त, तुम अब बाहर आ सकते हो। बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी, और फिर बैंगनी मिंक यांग ये के कंधे पर दिखाई दिया। इसके अलावा यह सिर्फ बैंगनी मिंक नहीं था, लेई लिन बिजली के एक बोल्ट में बदल गया था और यांग ये के बगल में दिखाई दिया था।
लेई लिन ने अपनी एक छोटी उंगली याओ ये के समूह की ओर इशारा करते हुए अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें मारूं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पूरी ताकत से। क्योंकि वे तुम्हारा खाना छीनना चाहते हैं। लेई लिंग गुस्से में थी और उसने आसमान की ओर इशारा किया। आसपास के अन्य लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए और फिर 300 मीटर से ज्यादा चौड़ा और 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बिजली का एक विशाल खंभा काले बादलों के बीच से तेजी से याओई के समूह की ओर उतरा। यह दृश्य देखकर सभी के होंठ फड़कने लगे। वह छोटी सी लड़की कौन है? उसने एक इशारे से बिजली गिरा दी। क्या वह बिजली की देवी है? यांग ये भी इस दृश्य से चौंक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लेई लिन वास्तव में इतनी डरावनी थी। आखिरकार उसने वास्तव में अपने हाथ की एक लहर से मौसम बदल दिया था और फिर बिजली का एक खंभा तुरंत नीचे उतर आया था। सौभाग्य से लेई लिन उसके पक्ष में थी, अन्यथा वह छोटी लड़की एक बेहद परेशान करने वाली अस्तित्व होती। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं। उसने बिजली के खंभे पर नजर डाली, लेई लिन पर नजर डाली और फिर बैंगनी रोशनी उसकी आंखों में चमक उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी मजेदार चीज का सामना किया हो। याओ ये और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। जब बिजली का वह खंभा देखा तो याओ ये ने अचानक यांग ये की ओर देखा और कहा, स्लैश। विशाल कृपाण तुरंत यांग ये की ओर आगे बढ़ा। दूसरी ओर याओ ये और अन्य लोग बिजली के खंभे से निपटने के लिए आकाश में चमक उठे। कृपाण क्यूई की अनगिनत किस्में बाहर निकली और बिजली के विशाल खंभे से टकराईं और फिर आकाश में गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस बीच विशाल कृपाण बहुत तेज नहीं था और इसे काफी धीमा भी कहा जा सकता था। हालांकि यांग ये को साफ पता था कि वह इसे बिल्कुल भी नहीं चकमा दे सकता था, क्योंकि इसके भीतर एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे जकड़ लिया था और चाहे वह किसी भी तरह से चकमा दे, यह व्यर्थ था। वह केवल इसके सामने ही जा सकता था। इस समय यांग ये ने वास्तव में हमले की ताकत पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उसने पवित्र भूमि पर ध्यान दिया, क्योंकि चाहे वह जुओ डेंगफेंग हो या याओ ये, उनकी ताकत, तकनीक और खजाने उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थे। इसके अलावा एन नानजिंग, लुओ जून और खुद के अलावा पूरे महाद्वीप की युवा पीढ़ी में कोई भी उनकी ताकत से मेल नहीं खा सकता था। लेकिन वे पवित्र भूमि के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नहीं थे। यांग यी को स्पष्ट रूप से पता था कि पवित्र भूमि संभवतः उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग से इन विचलित करने वाले विचारों को निकाल दिया। उसने अपना सिर बैंगनी मिंक पर रगड़ा और उसने जवाब में सिर हिलाया। उसने अपना छोटा पंजा हिलाया और फिर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। विशाल कृपाण धीमा होने लगा, क्योंकि उसके चारों ओर का स्थान अचानक विकृत और ओवरलैप होने लगा था। हालांकि यह अभी भी विशाल कृपाण को रोकने में असमर्थ था। कृपाण ने अपने सामने खड़ी एक दूसरे से ढकी हुई जगह को चीर दिया और यांग यी की ओर नीचे की ओर बढ़ता रहा। बस उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी और उससे निकलने वाली चमक बहुत कम हो गई थी। जब उस छोटी सी बच्ची ने देखा कि उसका स्थानिक क्षेत्र उस विशाल कृपाण को रोकने में सक्षम नहीं है, तो वह गुस्से से भड़क उठी। उसने अपने पंजे हिलाने शुरू कर दिए और फिर बैंगनी प्रकाश की अनगिनत किरणों ने कृपाण को घेर लिया। हिस हिस। बैंगनी रोशनियां इसे रोकने में सक्षम नहीं थीं और वे कृपाण द्वारा अलग कर दी गईं। बैंगनी मिंक गुस्से में थी और उसने फिर से अपने छोटे पंजे हिलाने का इरादा किया। इस बीच यांग ये ने अपना सिर रगड़ा और कहा, बस बहुत हो गया। अब मेरी बारी है। यांग ये ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से ठोकर मारी और उसका शरीर तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा, जबकि उसके हाथ में लकड़ी की तलवार चमक उठी और वह विशाल कृपाण की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसका शरीर विशाल कृपाण की ओर बढ़ा, उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी 10वीं लेवल की तलवार की मंशा को बाहर निकाल दिया और इससे लकड़ी की तलवार पर चमक सूरज की तरह चमकने लगी। टकराना। लकड़ी की तलवार कृपाण की नोक से जोर से टकराए और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। लकड़ी की तलवार और विशाल कृपाण हिंसक रूप से हिल गए और फिर सभी ने आश्चर्य से देखा कि विशाल कृपाण धीरे धीरे टूटने लगी। दूसरी ओर यांग ये के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। न केवल लकड़ी की तलवार हिंसक रूप से कांप रही थी, बल्कि उसके ड्रैगन के पंजे भी हिंसक रूप से कांप रहे थे। अगर उसने आखिरी समय में अपने हाथों को ड्रैगन के पंजों में नहीं बदला होता, तो शायद इस टक्कर में उसके हाथ अलग हो जाते। याओ ये और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने दूर से यह दृश्य देखा। यांग ये वास्तव में हम सभी 11 लोगों की संयुक्त शक्ति के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। और वह वास्तव में ड्रैगन पंजे बनाने में सक्षम है। क्या वह ड्रैगन जाति से है? तोड़ो! यांग ये चिल्लाया और अचानक अपने पंजों से उसे दबा दिया। लकड़ी की तलवार से प्रकाश की एक किरण फूटी और फिर एक विस्फोट हुआ। याओ ये और अन्य लोगों ने भय के साथ देखा कि विशाल कृपाण कैसे फट गया, जबकि यांग ये उस विशाल कृपाण के भीतर से निकली ऊर्जा से 300 मीटर दूर जाकर नष्ट हो गया। पीछे हटो! याओ ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर भागने के इरादे से उसका चेहरा चमक उठा। यांग ये की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी।
इसके अलावा कृपाण गठन का उपयोग करने से उनकी गहन ऊर्जा व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई थी। इसलिए भले ही यांग ये के पास बहुत अधिक गहन ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन समस्या यह थी कि यांग ये के पास अभी भी वह दुर्जेय शारीरिक शक्ति और शारीरिक रक्षा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यांग ये के पास अभी भी वह बैंगनी मिंक और छोटी लड़की थी। इसलिए अगर वे वहीं रुकते तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। पीछे हटो। कैसे? छोटे दोस्त, उन्हें रोको। लेई लिन, उन्हें उड़ा दो। बैंगनी मिंक और लेई लिन ने सिर हिलाया और फिर सभी प्रकार की बैंगनी रोशनी और बिजली के बोल्ट आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए याओये के समूह के चारों ओर दिखाई दिए। एक पल में याओये का समूह हमलों की लहर के नीचे घिरा हुआ था। यांग ये भी चुपचाप नहीं बैठा रहा। उसने अपने भीतर बची हुई गहन ऊर्जा का उपयोग किया और स्टेलस शटल को सक्रिय करके उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो बिजली और बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था। भाई भाई। कुछ ही देर में उस क्षेत्र में कई धीमी आवाजें गूंजने लगीं। 10 मिनट से भी कम समय बीतने के बाद यांग ये उस क्षेत्र से बाहर चला गया और उसने एक व्यक्ति को पकड़ रखा था जो मरने के कगार पर था। अध्याय 616 एक नष्ट गुलदाउदी। यांग ये अपने हाथ में याओ ये को पकड़े हुए था। दक्षिणी क्षेत्र के दीप शिखरों से तुरंत ही आकाश में जयकारे और हंसी की ध्वनि फूट पड़ी, जबकि महान हान साम्राज्य के सभी विशेषज्ञ भयभीत हो गए। कुछ तो पीछे मुड़े और भाग गए। हालांकि कोई भी भागने में सफल नहीं हुआ क्योंकि बैंगनी मिंक, लेई लिन और पवित्र भूमि के सदस्यों से परिष्कृत किए गए वे 5 तलवार सेवक आसपास के वातावरण में प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञ चुपचाप खड़े नहीं रहे। वे आगे बढ़े और केंद्रीय क्षेत्र के सभी डीप फोर्ट्स को घेर लिया। दक्षिणी क्षेत्र के साथ विश्वासघात करने वाले कबीलों के सदस्यों के चेहरे पर भयंकर पीलापन था। इस समय उन्हें जो अफसोस हो रहा था उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। एक भी गलती मौत का प्रतीक थी। दूसरी ओर डिंग कबीले के सदस्यों ने राहत की लंबी सांस ली। अगर उन्होंने अभी अभी दक्षिणी क्षेत्र को धोखा दिया होता तो डिंग कबीले को शायद यांग ये का बदला भुगतना पड़ता। लुओ जून की सुरक्षा पर भरोसा करने के लिए यह एक मजाक था। लुओ जून इस समय अपनी जान की रक्षा करने में मुश्किल से सक्षम था। लुओ जून ने अपनी सेना को घिरता हुआ देखकर नश्वर सम्राट की तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा शांत था और ऐसा लग रहा था कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। याओ ये के अलावा पवित्र भूमि के सभी अन्य सदस्यों का सफाया कर दिया गया था। यांग ये ने उन्हें प्राचीन म्यान में रखा था क्योंकि उनमें से 10 तलवार सेवकों के रूप में उसके लिए बहुत मददगार होंगे। यांग ये अपने हाथ में याओ ये को पकड़े हुए प्राचीन डोमेन शहर में चला गया और फिर उसने याओ ये को जमीन पर पटक दिया और कहा, ग्रैंड मायरीड पर्वतों में एक प्रकार का डाकबीस्ट है, उन्हें इच्छा के जानवर कहा जाता है और उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पुरुष है या महिला, वे सभी को स्वीकार करते हैं। चूंकि तुम एक महिला बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज वास्तव में एक महिला बनने की अनुमति देता हूं। याओ ये का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया जब उसने यांग ये की बात सुनी और उसने यांग ये को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत मत करना, इच्छा के जानवरों को लाओ। यांग ये की आवाज पूरे प्राचीन डोमेन शहर में गूंज उठी। कुछ ही देर में उनमें से कुछ दर्जन यांग ये के सामने आ गए। इन जानवरों को देखकर याओ ये की आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखें भय से भर गईं। वह अपमान नहीं सहना चाहता था, इसलिए उसने यांग ये को नाराजगी से देखा और कहा, यांग ये, तुम जरूर मरोगे। मेरी पवित्र भूमि तुम्हें जरूर मार डालेगी, जरूर मार डालेगी। हा हा हा। जैसे ही उसने बात की उसका पेट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हालांकि यांग ये को इसकी उम्मीद थी और जैसे ही उसका पेट ऊपर की ओर बढ़ने लगा उसने उसे लात मार दी। टकराना। याओ ये का दानतियान तुरंत ही फट गया और उसके भीतर की हिंसक रूप से उमड़ती हुई गहन ऊर्जा एक गुब्बारे की तरह बाहर निकल गई जिसका वायु संकुचन हो रहा था। खुद को उड़ा देना। यांग ये ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, यह कैसी इच्छाधारी सोच है। तुमने अभी अभी मेरी पत्नियों का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए हमेशा पछतावे के साथ मरवा दूंगा। करो। ड्रैगन के पास एक उल्टा तराजू होता है और उसे छूने से ड्रैगन का क्रोध भड़क उठता है। शियाओ युक्सी और अन्य उसके उल्टे तराजू थे और जो कोई भी उसके उल्टे तराजू को छूता उसे वह 100 या 1000 बार भुगतना पड़ता। जैसे ही यांग ये ने आदेश दिया वे इच्छाधारी पशु चीखते हुए तुरंत याओ ये पर टूट पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वास्तव में मेरे पवित्र भूमि के एक सदस्य को अपमानित करने का साहस किया। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। ठीक इसी समय क्षितिज से एक भयंकर चीख गूंजी और फिर आकाश को ढंकने वाला एक विशाल ताड़ का पेड़ अंतरिक्ष को चीरता हुआ यांग ये की ओर टूट पड़ा। क्या तुम अब खुद को रोक नहीं सकते? इस बीच दानव सम्राट की आवाज अचानक गूंजी और फिर विशाल हथेली अचानक अजीब स्थानिक ऊर्जा की लहर से टुकड़ों में कट गई जब वह यांग ये से 300 मीटर ऊपर पहुंची। दानव सम्राट, एक बार जब वह अर्धसंत गिर जाएगा तो मेरी पवित्र भूमि निश्चित रूप से आपके स्थानिक मिंक कबीले का सफाया कर देगी। ऊपर से एक भयंकर चीख गूंजी। मैं इंतजार कर रहा हूं। दानव सम्राट की आवाज गूंजी।
यांग ये ने अपनी नज़र हटा ली और याओ ये पर निशाना साधते हुए कहा, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 4 तलवारें उड़कर आईं और याओ ये के शरीर को अक्षर के आकार में जमीन पर ठोंक दिया। इच्छा के पशु चीखते हुए आगे बढ़े। आह यांग ये, मुझे उम्मीद है कि तुम एक भयानक मौत मरोगे। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। मैं तुम्हें बुरी तरह मरने के लिए शाप देता हूँ। आह याओ ये की नाराजगी भरी आवाज लगातार गूंज रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आवाज तीखी चीखों में बदल गई। कुछ ही देर में याओ ये से कोई और आवाज नहीं आई। वह मरा नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि इच्छा के जानवरों ने उनके लिए उपलब्ध हर एक छिद्र का उपयोग कर लिया था। जब उन्होंने याओ ये को इच्छा के जानवरों द्वारा तबाह होते देखा, तो यहाँ मौजूद हर किसी के दिल कांप उठे, और यांग ये की ओर उनकी निगाहें डर और आतंक से भर गईं। यह विशेष रूप से केंद्रीय क्षेत्र के प्रगाढ़ लोगों के लिए था। अफवाहों के अनुसार विद्रोही प्रगाढ़ लोग बहुत डरावने थे, लेकिन उन्हें लगा कि विद्रोही प्रगाढ़ लोग यांग ये की तुलना में फीके पड़ जाएंगे। यांग ये ने छोटे लड़के और लेई लिन को प्राइमोडियल पैगोडा में भेज दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दोनों छोटी लड़कियां यह सब देखें। जैसे ही छोटा लड़का और लेई लिन प्राइमोडियल पैगोडा में दाखिल हुए, पैगोडा के भीतर मौजूद 4 प्राकृतिक खजाने तुरंत डर गए और वे सभी दिशाओं में पागलों की तरह भागने लगे। लेई लिन ने जब यहां पहुंची तो उसने उत्सुकता से आसपास के माहौल का जायजा लिया और फिर उसकी नज़र 4 प्राकृतिक खजानों पर पड़ी। उसके बाद उसकी आंखें चमक उठीं और फिर जब वह उनका पीछा कर रही थी तो उसके पैरों के नीचे बिजली चमक उठी। बैंगनी मिंक को भी यह मजेदार लगा और वह भी उसका पीछा करने लगी। यांग ये ने यह सब देखते हुए अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, और फिर उसने अपनी चेतना शिवालय से हटा ली और लुओ जुन की ओर चल दिया। तुम सब क्या देख रहे हो? मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो लुओ जुन की सेना में जा गिरी। उसके बाद सेना में प्रकाश की अनगिनत किरणें चमक उठी, और जो कोई भी उनसे टकराया वह या तो घायल हो गया या मौके पर ही मर गया। मार डालो। दक्षिणी क्षेत्र के अन्य सैनिक भी लुओ जुन की सेना की ओर बढ़े। यांग ये की नज़र लुओ जून पर पड़ी और लुओ जून ने भी यांग ये को देखा। यांग ये ठंडी हंसी हंसा, क्योंकि उसकी 10वीं लेवल की तलवार की मंशा पागलपन की हद तक बाहर निकल आई, और फिर वह लुओ जून की ओर तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। टकराना। अचानक लुओ जून के सामने की जमीन फट गई और फिर एक विशालकाय प्राणी सफेद रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये की ओर टूट पड़ा। टकराना। जब यांग ये और विशालकाय प्राणी को 1 किमी दूर विस्फोट से उड़ा दिया गया तो अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा। यहाँ मौजूद हर कोई इस घटना से हैरान था और उन्होंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाईं। लुओ जुन के सामने एक जोड़ी पंखों वाला एक बहुत बड़ा हड्डी जैसा सेंटीपीड दिखाई दिया था, और यह इतना बड़ा था कि बाकी सभी लोग उसके सामने चींटियों की तरह छोटे लग रहे थे। टकराना। ठीक इसी समय अचानक धरती हिली, जिससे अन्य लोग स्तब्ध होकर देखने लगे। दूर से एक टाइटन जो सेंटीपीड से भी बड़ा था दौड़ता हुआ आ रहा था, और उसके हर कदम से जमीन और पूरा शहर कांप रहा था। चीख। अचानक क्षितिज से एक तीखी और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जब एक सुनहरा पत्थर जो दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से भी बड़ा था, प्राचीन डोमेन सिटी के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। वहां देखो। वह क्या है? बाकी सभी ने उस दिशा में देखा जिस ओर उस व्यक्ति ने इशारा किया था, और उन्होंने देखा कि चारों ओर से अचानक रंग बिरंगी गैसें निकल रही थीं। जहां जहां ये गैसें गुजरी, वहां वहां की पूरी जमीन अचानक जंग खा गई और नष्ट हो गई। स्वर्ग भक्षण करने वाला रॉक, आदिम टाइटन, दाऊवादी विष और उड़ता हुआ सेंटीपीड। इस बीच कॉपस एंसेस्टर ने अपने बुरी तरह घायल कंकाल को यांग यी के पास खींच लिया और उसका स्वर अत्यंत गंभीर था। अध्याय 617 और कौन? सब लोग शहर की ओर वापस चले जाओ। इस बीच डिंग शाओयाओ की आवाज गूंज उठी। दक्षिणी क्षेत्र के प्रगाढ़ लोग शहर लौटने में संकोच नहीं करते थे। डिंग शाओयाओ को नहीं पता था कि वे कोलोसी क्या थे, और उसने पीछे हटने का आदेश इसलिए दिया था क्योंकि वे बहुत विशाल थे। साधारण प्रगाढ़ लोगों के लिए उनके खिलाफ जाना असंभव था। दक्षिणी क्षेत्र के सभी अन्य डिपोरस शहर में वापस चले गए थे, लेकिन यांग ये नहीं गया था, न ही उसके लिए पीछे हटना जरूरी था। यह कहा जा सकता है कि वह अपने पास मौजूदा शारीरिक सुरक्षा के साथ मोनाक रियल्म विशेषज्ञों के खिलाफ भी जा सकता था। तो वह इन कोलोसी से क्यों डरेगा? बेशक वह उन्हें कम नहीं आंकेगा। लुओ जून ने अपना हाथ हिलाया और उसकी सेना तुरंत पीछे हट गई और उसके पीछे एक पंक्ति में खड़ी हो गई। इस बीच बहुरंगी गैसों ने लुओ जून की सेना को घेर लिया था और उन्होंने एक प्राकृतिक अवरोध बना दिया था। ये बड़े लोग प्राचीन काल से हैं? यांग ये ने पूछा। लाश के पूर्वज ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। खास तौर पर उस आदमी, आदिम टाइटन से। उसे कभी भी शहर के करीब न आने देना। वह प्राचीन काल में सभी शहरों के लिए अभिशाप था। बस उसका आकार देखो, उसे शहर की दीवारों के किसी भी हिस्से पर बस इतना ही जोर लगाना है कि पूरी शहर की दीवार ढह जाए। यांग ये ने सिर हिलाया। टाइटन वास्तव में बहुत विशाल था और उसे लगा कि अगर टाइटन शहर पर हमला कर दे तो प्राचीन डोमेन शहर सचमुच ढह सकता है।
लाश का पूर्वज धीरे से बोला, उस सेंटीपीड को उड़ता हुआ सेंटीपीड कहा जाता है। उसे ड्रैगन और काले कछुए खाने का शौक है। वह ड्रैगन जाति का कट्टर दुश्मन है। आपको उसकी गति पर ध्यान देना चाहिए और उसे अपने शरीर से कभी भी आपको बांधने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आखिरकार उसने एक बार एक ड्रैगन को मौत के घाट उतार दिया था। आकाश में वह साथी स्वर्ग भक्षण करने वाला रॉक है। वह बहुत तेज है और फीनिक्स जाति का कट्टर दुश्मन है। उसकी गति फीनिक्स से बिल्कुल भी कम नहीं है और हो सकता है कि वह फीनिक्स से भी आगे निकल जाए। उसकी सबसे भयानक क्षमता भक्षण करने की क्षमता है और उसने एक बार 2 फीनिक्स को जिंदा ही खा लिया था। यांग ये ने आसमान में चट्टान और लुओ जून के सामने खड़े सेंटीपीड पर नजर डाली। इस बीच कॉपस एंसेस्टर ने कहा, वहां जो बंदा है वह दाओइस्ट वैनम है। आपको उससे पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका जहर बहुत भयानक है। 5वीं रैंक के 1 साल दायरे के विशेषज्ञ भी उसके जहर का विरोध नहीं कर पाएंगे, जबकि 1 साल दायरे के 5वीं रैंक से नीचे के लोग उसके संपर्क में आते ही मर जाएंगे। अतीत में उसने एक बार लगभग 30 मिलियन निवासियों वाले एक मध्यम आकार के शहर को नष्ट करने के लिए अपने जहर पर भरोसा किया था। अगर उसका जहर प्राचीन डोमेन शहर में घुस गया तो शायद आप हमेशा के लिए बच जाएंगे। तुम्हारे बारे में क्या? तुम भी उसी समय की एक आकृति हो। वे सभी बहुत दुर्जय हैं, तो तुम्हारे पास कौन सी विशेष परम तकनीक है? यांग ये ने कॉपस एंसेस्टर को देखा। तुम्हारा पूर्वज, मैं। जब उसने इस बिंदु तक बात की, तो लाश के पूर्वज को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास कोई विशेष तकनीक नहीं है। जहां तक मारने की बात है, हर कोई जानता था कि कैसे मारना है। वह औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक हत्या करता था। यांग ये मुस्कुराए और बोली, ठीक है, शहर वापस जाओ और आराम करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और अभी के लिए शुक्रिया। यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मेरी आत्मा नियंत्रण गोली मुझे वापस दे दो। लाश पूर्वज ने मजाक किया। स्विश। उसके सामने एक लकड़ी की गोली प्रकट हुई। लाश के पूर्वज ने उस पर नजर डाली और पाया कि यह उसकी आत्मा नियंत्रण गोली थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने आश्चर्य से कहा, बच्चे, तुम सच में इसे मुझे वापस दे रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए था? यांग ये ने सहजता से कहा। अतीत में उसे लाश पूर्वज की आत्मा नियंत्रण गोली की आवश्यकता थी क्योंकि वह लाश पूर्वज की ताकत से डरता था। लेकिन अब उसे लाश पूर्वज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा लाश पूर्वज खतरे का सामना करने से नहीं भागा था। लाश पूर्वज ने उसके लिए याओ ये को रोका था और इस वजह से उसे भारी चोटें भी लगी थीं। इसलिए यांग ये को लगा कि उसे इस दयालुता का बदला चुकाना होगा। लाश के पूर्वज ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, बच्चे, क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं अभी लड़ने में असमर्थ हूं और तुम्हारे लिए मेरा कोई महत्व नहीं है? बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी केवल घायल हूं, और थोड़ा खून सोखने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और उसने कहा, बुरे कमीने, मुझे कभी नहीं लगा कि तुम में बेवकूफ बनने की क्षमता है। ठीक है, अगर तुम इसे नहीं चाहते तो मुझे वापस दे दो। जब मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं होगा तो मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। लाश पूर्वज ने लकड़ी की पट्टिका ले ली और वहीं गायब हो गया। धन्यवाद, मैं इस दयालुता को याद रखूंगा। लाश पूर्वज की आवाज फिर से गूंजी जब वह शहर में दिखाई दिया। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसकी पीठ पर तलवार की छाती दिखाई दी। इसके बाद उसने अपनी बाईं हथेली को पलटा और तलवार का बीज उसकी हथेली में दिखाई दिया। तभी उसने लुओ जून के समूह को देखा और ठंडी हंसी में कहा, लुओ जून, तुमने खुद को बचाने के लिए जो तुरुप के पत्ते रखे हैं, वे वास्तव में मेरी उम्मीदों से बढ़कर हैं। लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि क्या तुम्हारे अधीनस्थों के पास भी इतने सारे तुरुप के पत्ते हैं? स्विश। यांग यी की लकड़ी की तलवार से प्रकाश की एक किरण चमकी और लुओ जून की सेना में जा गिरी, और फिर तीखी चीखें गूंज उठी जब 3 एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञों को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। लुओ जून की पलकें झपकने लगी और फिर उसने अपने सामने खड़े उड़ते हुए सेंटीपीड को देखा और कहा, यही वह व्यक्ति है जिससे मैं चाहता हूं कि तुम सब निपटो। उसे मार दो और मैं तुम्हारे शरीर को सुधारने के लिए 100 मिलियन लोगों के खून का इस्तेमाल करूंगा और तुम सबको वास्तव में पुनर्जीवित होने दूंगा। सचमुच, यह आदिम टाइटन था जिसने ये शब्द कहे थे, और यह एक वज्रपात की तरह गूंज उठा। मैं नश्वर सम्राट हूं, इसलिए मेरे वादे स्वाभाविक रूप से वैध हैं। लुओ जुन ने कहा, जैसा आप चाहें। आदिम टाइटन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसकी विशाल हथेली ने आकाश को ढंक लिया और यांगे की ओर नीचे की ओर थपथपाया। यह एक बहुत बड़ी हथेली थी, फिर भी यह बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। विशाल हथेली अभी जमीन तक पहुंची भी नहीं थी कि जमीन लगभग 3 मीटर नीचे धंस गई। इसके अलावा अंतरिक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया था, और जहां भी यह गुजरा वहां एक शून्य बन गया। लाओ इसे। यांगे ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और बिजली की तरह ऊपर की ओर उछला। उसके हाथ में लकड़ी की तलवार तुरंत चमकने लगी, और फिर वह टाइटन की हथेली से टकराई, जिससे आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए।
यांग ये का आकार और प्राइमल टाइटन का आकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग बताया जा सकता है। यह एक साधारण व्यक्ति और चींटी के बीच तुलना जैसा था। लेकिन इस समय किसी ने यांग ये को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक विशाल आकृति लाभदायक थी, लेकिन यह पूर्ण लाभ नहीं था, खासकर जब दुश्मन यांग ये था, क्योंकि यांग ये एक तलवार साधक और एक ऐसा अस्तित्व था जो तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट कर सकता था। टकराना। यांग ये की तलवार प्राइमल टाइटन की हथेली पर लगी और फिर एक पल के लिए रुक गई, इससे पहले कि यांग ये ने विशाल हथेली में गोली चलाई। जैसे ही वह हवा में उड़ा, यांग ये ने लकड़ी की तलवार को तेजी से लहराया और फिर तलवार की अनगिनत किस्में बरसने लगीं। इस समय उसकी तलवार की क्यूई, जो उसके 10वें स्तर के तलवार इरादे, लकड़ी की तलवार और तलवार के बीच द्वारा बढ़ाई गई थी, एक भयावह डिग्री तक संघनित हो गई थी और उनमें से हर एक प्राइमल टाइटन की सुरक्षा को आसानी से चीर सकता था। लुओ जून की आंखों के कोने फड़कने लगे। यांग ये की ताकत पहले से अनगिनत गुना ज्यादा मजबूत हो गई है। सबसे ज्यादा निंदनीय बात यह है कि पवित्र भूमि के उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों ने तलवार साधकों की ताकत बढ़ाने वाले दुर्जय खजानों को यांग ये के हाथों में जाने दिया। यांग ये की ताकत पहले से ही भयानक थी। अब जब उसके पास तलवार का बीज और लकड़ी की तलवार है, तो वह बस एक बाघ की तरह है जिसके पंख उगाए हैं। उदाहरण के लिए, प्राइमल टाइटन की शारीरिक सुरक्षा यांग ये के सामने बिल्कुल बेकार थी। गर्जन। टाइटन ने भयंकर गर्जना की और उसके मुंह से एक शॉकवेव निकली। हालांकि शॉकवेव यांग ये तक पहुंची भी नहीं थी कि यांग ये की तलवार क्यूई ने उसे टुकड़ों में काट दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 15,000 से अधिक वर्षों के बाद वास्तव में महाद्वीप पर ऐसा असाधारण व्यक्ति दिखाई देगा। प्राचीन काल में भी उसकी ताकत शीर्ष पर होगी, उड़ते हुए सेंटीपीड ने अचानक कहा जब उसने प्राइमल टाइटन को दबा हुआ देखा। उसने शुरू में इस तथाकथित तलवार सम्राट के प्रति काफी अवमानना की थी। आखिरकार महाद्वीप पर आत्मिक ऊर्जा बहुत दुर्लभ थी, इसलिए सामान्य रूप से अद्वितीय राक्षसी प्रतिभाओं का जन्म होना असंभव था। हालांकि उसके पहले इस तलवार सम्राट ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। कृपया टाइटन की मदद करें, लुओ जून ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो भले ही टाइटन बच जाए, लेकिन उसका भी भाग्य निश्चित रूप से कॉप्स एंसेस्टर जैसा ही होगा। लुओ जून अपनी सेना को यांग यी को घेरने का आदेश देना चाहता था, लेकिन यह बिल्कुल असंभव था, क्योंकि चाहे वह प्राइमल टाइटन हो या सोअरिंग सेंटीपीड, उनके हमलों का क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा था और थोड़ी सी भी चूक से वे उसके पक्ष के किसी व्यक्ति पर हमला कर सकते थे। यह वास्तव में अपमानजनक होगा। उड़ते हुए सेंटीपीड ने सिर हिलाया और कहा, हमारी मौजूदा ताकत के आधार पर हम में से कोई भी आमने सामने की लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप कुछ नहीं भी कहें तो भी मैं मदद करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उड़ता हुआ सेंटीपीड अचानक आगे बढ़ा और उसका विशाल आकार एक तीर की तरह था जो सीधे यांग यी की ओर चला। यांग ये, जो प्राइमल टाइटन पर अपनी तलवार घुमा रहा था, अचानक रुक गया और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर अभिव्यक्ति उभरी जब उसने देखा कि उड़ता हुआ सेंटीपीड उस पर हमला कर रहा था। प्राचीन म्यान उसके हाथ में दिखाई दिया, इससे पहले कि वह उसमें एक दाव आर्टिफैक्ट रखता, क्योंकि वह वास्तव में इन लोगों के साथ युद्ध में फंसने में दिलचस्पी नहीं रखता था जो लुओ जून की मदद कर रहे थे। वह युद्ध को जल्दी से खत्म करना चाहता था। यह देखकर लुओ जून की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह डर के मारे चिल्लाया, उसकी तलवार चलाने की तकनीक से सावधान रहो। लुओ जून अभी अपनी चेतावनी पूरी भी नहीं कर पाया था कि यांग ये ने अचानक अपनी तलवार खींच ली। तलवार टूट गई और तलवार की एक किरण हवा में गिर पड़ी। उड़ता हुआ सेंटीपीड बहुत डर गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गेंद की तरह सिकुड़कर उस पर हमला कर दिया। टकराना। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे कि उड़ते हुए सेंटीपीड की हड्डियां अचानक टूटकर अलग हो गईं और वह धूमकेतु की तरह जमीन पर गिर पड़ा। टकराना। उसका शरीर जमीन से टकराया और उसमें गहराई तक धंस गया। डिंग शाओयाओ ने शहर की दीवारों पर एक मुस्कान दिखाई, क्योंकि उसे कोई संदेह नहीं था कि यांग ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। तथ्यों ने साबित कर दिया कि यांग ये पर अपनी सारी चिप्स लगाने का उसका बेहिचक कदम सही दांव था। भले ही पूरी लड़ाई की कुंजी आसमान में ऊपर की लड़ाई पर टिकी हुई थी, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि हाफ सेंस इतनी आसानी से नहीं हारेंगे जब तक कि 2 या 3 अर्धसंत एक अर्धसंत के विरुद्ध एकजुट न हो जाएं, अन्यथा किसी अन्य अर्धसंत को मारना अत्यंत कठिन था। इसके अलावा एल्दम्यू बेहद रहस्यमयी था। उसने अभी हाल ही में हाफ सेंट और 100 से ज्यादा मोनाक रियल्म विशेषज्ञों का सामना करते समय डर का जरा भी निशान नहीं दिखाया था। इसलिए उसे यकीन था कि भले ही एल्दम्यू उनके मुकाबले में न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं मरेगा। जब तक वह नहीं मरता, तब तक दक्षिणी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अगर उसे थोड़ा और समय दिया जाता, तो क्या इस दुनिया में कोई उसे दबा सकता था? वह वास्तव में यांग यी के भविष्य पर दांव लगा रही थी। अपनी तलवार के एक ही झटके से उड़ते हुए सेंटीपीड को जमीन में मार गिराने के बाद,
यांग ये ने एक और दाव कलाकृति निकाली और उसे प्राचीन म्यान के अंदर रख दिया, और फिर उसने लुओ जुन की तरफ सभी की ओर देखा और कहा, और कौन? हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।